सरफेस एरिया इवेपोरेशन का रेट बढ़ाता है, चीज जल्दी ठंडी करता है। लेकिन सरफेस एरिया, मैंने 3 अलग कंटेनर बनाए थे, तीनों का सरफेस एरिया अलग था इफ रिमेंबर, और तीनों में मैंने क्या लिखा था, वेपर प्रेशर सेम, क्योंकि टेम्परेचर सेम है। इसमें कहां लिखा है ओपन वेसल, इसमें कहां लिखा है इवेपोरेशन। तुम लोग हो क्या रहा है, इवेपोरेशन को वेपर प्रेशर के साथ मिक्स कर रहे हो। इवेपोरेशन प्रोसेस में वेपर प्रेशर निकाल ही नहीं सकती, वेपर्स तो उड़ रहे हैं। वेपर प्रेशर कब बात होती है, जब कंटेनर बंद हो। खुले बर्तन का मैं वेपर प्रेशर निकाल ही नहीं सकती। निकालेंगे मतलब बात तो करेंगे, लेकिन मैं कैलकुलेट कैसे करूं, वो तो वेपर उड़ जाएंगे। सोच के देखो, पंप किसके ऊपर लगाऊं मैं। दैट्स वाई। हाँ, तभी तो मैंने, इवेपोरेशन क्यों बढ़ेगी। नो, फिर वही सरफेस एरिया टेम्परेचर से। बेस्ट आंसर क्या रहेगा, टेम्परेचर। ठीक है, सरफेस एरिया कोई रोल प्ले नहीं करता वेपर प्रेशर में। इस बात को लेके आज नहीं, हम पिछले कई सालों में स्ट्रगल किए, इसीलिए मैंने वो क्वेश्चन क्रिएट किया था 1 साल, कि कैसे बताऊं बच्चों को कि याद रहे, क्योंकि काफी कंफ्यूजिंग है जो सानवी डाउट पूछ रही है। आप कभी भी कंफ्यूज हो सकते हो इसमें, तो आप बच्चे इसमें कंफ्यूज ना हो, इसीलिए मैंने वो 3 अलग अलग शेप के कंटेनर्स बनाए थे, ताकि आपको हमेशा याद रहे वेपर प्रेशर सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वो सरफेस एरिया पे नहीं। हाँ, सरफेस एरिया पर रेट ऑफ इवेपोरेशन डिपेंड करता है। तो अगर अभी लिखने में मशरूफ ना हो तो एक बड़ी अच्छी चीज और क्लियर करूं। अब मैंने एक स्टेटमेंट जो बोली, जो आप जो वो कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, आप लोग कॉन्ट्राडिक्ट करो तो कर सकते हो, बहुत ही कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट बोल रही हूं, फिर से सुनो। मैं कह रही हूं सरफेस एरिया बढ़ता है तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ता है, और रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर तो बढ़ेगा। यही बात हो रही है, और इसमें कुछ कोई मेरे को काट नहीं सकता, और मैं तुम लोगों को इसमें काट रही हूं। रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ने का मतलब क्या है, 1 घंटे में जितने वेपर बनने थे वो आधे घंटे में बन जाएंगे, बनेंगे उतने ही, तो वेपर प्रेशर सेम रहेगा। सो ये बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल क्वेश्चन है। अगर मैं क्वेश्चन की नजर से देखूं, मैं आपको असर्शन रीजन में गिरा सकती हूं इसमें बड़े आराम से। तो आई एम नॉट कॉन्ट्राडिक्टिंग व्हाट शी इज सेइंग, तो लिसन केयरफुली। टेम्परेचर बढ़ने से इवेपोरेशन का रेट बढ़ता है, वेपर्स का नंबर नहीं बढ़ता। टोटल इवेपोरेशन तो उतना ही होगा 25 डिग्री में, खुले बर्तन में थोड़ा जल्दी हो जाएगा, बंद बर्तन में थोड़ा देर से होगा, बस ये फर्क है। सो आई एम नॉट डिनाइंग कि सरफेस एरिया बड़ा होगा, फ्लैट कंटेनर है और उसके बजाय बहुत ही कंजस्टेड कंटेनर है। फ्लैट कंटेनर में रेट ऑफ इवेपोरेशन फास्ट होगा, लेकिन होगा उतना ही जितना होना है, जल्दी हो जाएगा, वो 15 मिनट में इक्विलिब्रियम लाके बैठा देगा। कि अगर मेरे पास कंटेनर ये है, दिस, इसके अंदर वही लिक्विड है सेम टेम्परेचर पे, बहुत जल्दी इवेपोरेशन होगा, तो इसमें इक्विलिब्रियम शायद 15 मिनट में आ जाए, और वेपर प्रेशर में प्रेशर की सुई वहीं आएगी। और अगर यही मैंने कंटेनर ये वाला ले लिया, लिक्विड उतना ही लिया इसमें भी, इसके अंदर भी इवेपोरेशन उसके मुकाबले तो स्लो होगा, क्योंकि सरफेस पे मॉलिक्यूल्स की अवेलेबिलिटी कम है, तो स्लो तो होगा, लेकिन सुई जो है पंप की वो वहीं आके रुकेगी। ये 1 घंटा लगा देगा, ये 15 मिनट, बट वेपर प्रेशर तो एक ही चीज पे डिपेंड करेगा, वो है टेम्परेचर। सो गुड क्वेश्चन, क्लियर एवरीवन। अब ध्यान रहेगा, ये बहुत अच्छी चीज थी जो आप किसी के बहाने ही से ही डिस्कस हुई क्लास में। तो अब मैं लास्ट क्लास में आपको मैंने कहा था 2 तरह के मोल फ्रैक्शन एक साथ लेने से कंफ्यूजन क्रिएट होता है, तो अब वो आपको थोड़ा सा मैं बच जाऊंगी, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा, और थोड़ा सा आज थियोरेटिकल साइड में ज्यादा जाएंगे, तो कुछ बच्चों को सब्जेक्टिव टेस्ट आज मिल सकता है, मेरी मर्जी पे होगा किसको। तो ज्योति मैम, क्वेश्चन पेपर प्रिंट करने से पहले मेरे से पूछना किसके लिए कौन सा प्रिंट करना है, ठीक है। एक बार रंजना मैम से बात कर लो कि वो ऑब्जेक्टिव के कितने प्रिंट कर रही हैं। 15 कर दिए, बस ठीक है। जिनको मैं कहूंगी उनको सब्जेक्टिव देना है आज, मेरे से पूछ लेना उस वक्त। मुझे आज क्लास में सिंसियरिटी भी देखनी है कि, और ये भी देखना है जो लोग टिक 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 कर रहे हैं वो लिख भी पा रहे हैं कि नहीं, क्योंकि आज जो लिख पाएगा वही ऑब्जेक्टिव कर पाएगा, थियोरेटिकल पार्ट है। सो अब मैं बात करती हूँ, लास्ट क्लास में क्या चल रहा था, राउल्स लॉ।
पहले उसको जरा एक बार कनेक्ट कर लें, क्या चल रहा था लास्ट क्लास में। हमें ये पता चला अगर कोई मिक्सचर है दो चीजों का सॉल्यूशन, बाइनरी मिक्सचर, तो उसमें किसी भी एक कंपोनेंट की वजह से लगने वाले प्रेशर को राउल्ट्स ने कहा था वो किसके बराबर है, उसके प्योर का प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय उसका मोल फ्रैक्शन। दूसरे का भी यही ऐड कर दिया, टोटल प्रेशर आ गया। 2-3 न्यूमेरिकल्स देखे आपने और मैक्सिमम न्यूमेरिकल उसी बेसिस पे थे। सिर्फ सब्जेक्टिव के 2-3 नहीं हुए होंगे और ऑब्जेक्टिव के 2-3 नहीं हुए होंगे। तो अब मैं आके बात करती हूं कि कॉम्पोजिशन ऑफ वेपर फेज क्या बचा हुआ था और क्या पढ़ा था, उसको रिलेट करते हैं। अब अगर आप लोग इस कंटेनर को देखें तो इस कंटेनर में मैंने क्या देखा, एक लिक्विड येलो कलर का और जो मैंने पिंक डॉट्स बनाए वो दूसरा लिक्विड या सॉलिड सॉल्यूशन है, बाइनरी है। दोनों का मोल फ्रैक्शन इन सॉल्यूशन फेज, बार बार आपको याद हो मैंने राउल्ट्स लॉ में क्या लिखवाया था, लिक्विड फेज का मोल फ्रैक्शन। बार बार नीचे मैंने कहा था सॉल्यूशन या लिक्विड कुछ लिखना। ये यहां पर जो लिक्विड में कितना बी मौजूद है वो उसका मोल फ्रैक्शन, ऐसे ही 1 में से माइनस कर दोगे तो एक्स ए बी आ जाएगा। लेकिन दूसरी नजरिए से अगर मैं देखूं, नीचे जितना भी था बी उसका कुछ हिस्सा वेपर बनाया, सारा तो नहीं, सूखा तो नहीं है ये। थोड़े बहुत वेपर ऊपर किसकी वजह से होंगे, बी की वजह से। थोड़े बहुत ज्यादातर वेपर किसकी वजह से होंगे, ए की वजह से। ऊपर भी तो दो चीजें हैं, वेपर फेज में भी तो ए और बी दोनों कंपोनेंट खड़े हैं। तो क्या वेपर फेज में भी मोल फ्रैक्शन होगा? यस। टुडे वी विल टॉक अबाउट वेपर्स में कितने सोल्यूट के हिस्सेदारी है। क्या वही हिस्सेदारी यहां है? नहीं। अगर वही होती तो मैं यहां सिंबल सेम यूज करती, एक्स बी। कोई लिक्विड ज्यादा वॉलेटाइल है, कोई लिक्विड कम वॉलेटाइल है उसी टेम्परेचर पे। तो हो सकता है आपने सोल्यूट जो लिया वो कम वॉलेटाइल था और सॉल्वेंट ज्यादा वॉलेटाइल था, तो वेपर में किसकी हिस्सेदारी ज्यादा होगी? सॉल्वेंट की। हो सकता है आप वाटर के अंदर एक ऐसा लिक्विड डाल रहे हैं जो कि ज्यादा इवेपोरेट करता है, सोल्यूट। तो नीचे तो सॉल्वेंट ज्यादा है और ऊपर कौन ज्यादा होगा? सोल्यूट ज्यादा होगा। तो आप गलती से भी ये मत सोचना दोनों मोल फ्रैक्शन सेम ही तो है। लास्ट क्लास में इसको ना लेने, है मुश्किल नहीं लेकिन ना लेने का पर्पज ये था पहले एक मोल फ्रैक्शन सेट करो। तो अब अगर मैं बात करूं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज, ये क्या होता है और ये कैसे निकलता है, तो इसको मैं थोड़ा सा अभी आपको इसके डिस्क्रिप्शन पे लेके जाऊं उससे पहले इससे रिलेटेड फॉर योर एनवस्थी क्वेश्चन जेई नीट वाला पार्ट जो है, उसके लिए एक चीज बेसिक सी जो 9th और 10th में आप लोग पढ़ते हैं वो क्लियर कर दूं। फिर मैं आपको अपना एनसीईआरटी का फॉर्मूला दूंगी। लेकिन 9th-10th क्लास में एक आप बहुत कॉमन चीज पढ़ते हो, डिस्टिलेशन। और हमने 11th में भी पढ़ी है जीओसी में डिस्टिलेशन क्या होता है। डिस्टिलेशन को सिंपल वर्ड्स में क्या कहते हैं? किसी भी लिक्विड को उबाला, उसके वेपर्स अलग किए और ठंडा करके कंडेंस करके वापस कलेक्ट कर लिया। ऐसा क्यों करूंगी मैं? जब वो लिक्विड के अंदर कोई इंप्योरिटी होगी या वो दो लिक्विड्स का मिक्सचर होगा और किसी एक को मेरे को आइसोलेट करना है, दोनों को मेरे को सेपरेट करना है। तो हमने जीओसी में मेथड्स ऑफ आइसोलेशन सेपरेशन में ये पढ़ा था डिस्टिलेशन। कोलतार या ये कहिए आप जो क्रूड ऑयल है उसमें आप क्या करते हो, पेट्रोल, डीजल, कोलतार और एलपीजी, ये सारे डिस्टिलेट करके ही तो अलग करते हो। तो डिस्टिलेशन का मतलब क्या है, जरा पहले उसको हम क्लैरिटी से समझते हैं। यहां पर मैंने एक मिक्सचर लिया, उसको मैंने बॉइलिंग पे लगा दिया। जिस कंपोनेंट का, कोई सॉल्यूट है कोई सॉल्वेंट है उसको मैं भूल जाती हूँ, जिस कंपोनेंट का बॉइलिंग पॉइंट कम होगा मतलब वो जल्दी बॉईल करेगा, ज्यादा वॉलेटाइल होगा तभी उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। इन टर्म्स को मैं रिलेट कर रही हूँ, समझना शुरू करो। जो ज्यादा वॉलेटाइल है वो जल्दी बॉईल करेगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होगा। जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा उसके वेपर्स बनेंगे, फिर मैं उसको एक कंडेंसर के थ्रू पास ऑन करूंगी और अलग से निकाल के ले जाऊंगी। ये जो है इसको क्या कहते हैं? डिस्टिलेट। डिस्टिलेट इसको नहीं कहते, ये तो वो है जिसको डिस्टिल करने के लिए आप लाए। अब ध्यान देना, यहां जो मोल फ्रैक्शन होता है बच्चों उसको क्या कहा मैंने? एक्स ए एंड एक्स बी। यहां जो मोल फ्रैक्शन होता है उसको क्या कहा मैंने? यहां क्या पहुंचेगा? वाई ए। तो जैसे ही आप एनवस्थी के या जेई नीट के क्वेश्चन में शिफ्ट होगे, आपको कहेंगे मोल फ्रैक्शन ऑफ डिस्टिलेट या डिस्टिलेट की कॉम्पोजिशन निकालिए। जैसे ही आप 12th बोर्ड के क्वेश्चन पे शिफ्ट होगे, आपको कहेंगे वेपर फेज की कॉम्पोजिशन निकालिए। बस फर्क इतना है, वेपर को ठंडा करके फिर से लेके चले गए तो दोनों के वेपर्स आए,
थोड़े थोड़े तो दोनों के ही आए होंगे, जिस भी टेम्परेचर पे आप कर रहे हो, बॉयल ना भी हो इवेपोरेट तो होगा ही, बॉयल भी करोगे तो दूसरे के थोड़े तो जाएंगे ही, तो वो। सो अब आप ध्यान रखिएगा, डिस्टिलेट की कॉम्पोजिशन का मतलब वही है वेपर्स की कॉम्पोजिशन, YA और YB। क्वेश्चन पूछने का तरीका बदलेगा और कुछ नहीं बदलेगा। तो अब अगर मैं इस बात को मानूं, तो अब मेरे पास आती है समस्या वेपर फेज में। ये फॉर्मूला रटा रटाया मैं आपको दूं, आप रटें, उससे पहले मैं आपसे वो रिलेट कराना चाहूंगी कि शायद फॉर्मूला आप खुद ही बता दो। अगर मैं कहती हूं एयर कितने परसेंट नाइट्रोजन है अप्रोक्सीमेटली, ये एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का आखिरी पेज का क्वेश्चन है, लास्ट थर्ड फोर्थ क्वेश्चन है, थर्ड लास्ट फोर्थ लास्ट। 80% कितनी है नाइट्रोजन गैस, और रफली मान लेती हूँ 20% कितनी है, क्या है, ऑक्सीजन गैस। अगर मैं अप्रोक्स लूं तो ये कॉम्पोजिशन है। एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एसटीपी प्रेशर कितना होता है, 1 atm। मेरे को आप लोगों से पूछना है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में कितना हिस्सा प्रेशर ऑक्सीजन की वजह से होगा, कितना हिस्सा नाइट्रोजन की वजह से होगा। जब एटमॉस्फेयर में 80% नाइट्रोजन है तो उसकी वजह से लगने वाला जो प्रेशर होगा वो भी टोटल प्रेशर का 80% ही तो होगा, और टोटल प्रेशर आपको पता है 1 atm है। मैं आपको वेपर फेज की कॉम्पोजिशन ही तो दे रही हूँ, और क्या कर रही हूँ, क्या बात भाई, रेसिंग ट्रैक थोड़ी है, दांत दूध टूट जाएंगे, चलो आराम से आओ। मतलब ऐसे भागते भागते एंट्री करके डांट ना पिटे, ये नहीं है, ये हम कर चुके। घर से इस तरह से निकलो ताकि यहाँ टाइम से पहुंचो। चलिए, तो मेरे को ये भी तो पता है कि 80% वेपर्स की तो दे रही हूं मैं, गैस की कॉम्पोजिशन ही तो दे रही हूं। तो 80% N2 है, मतलब 80% YA है और 20% YB है। क्लियर, ये तो मैं वेपर्स की ही दे रही हूं। तो जब वेपर्स ही 80% हैं तो प्रेशर का 80% हिस्सा तो यही दे रहे होंगे, तो मैं तो सीधे बता सकती हूँ, बता सकती हूँ कि नहीं। लेकिन नहीं, मेरे को तो फॉर्मूला चाहिए, क्योंकि इसका तो फिर भी पता है, हमें तो चाहिए फॉर्मूला भाई। हर जगह हम इतनी लंबी सोच ना रख पाए, फोकस ना ला पाए इतना सोचने का, कनेक्ट करने का। तो आप सोचिए मैंने ये क्या किया है यहां पर, टोटल प्रेशर मेरे को क्या निकालना है। अब देखिए मोल फ्रैक्शन, ये मैंने क्या दिया, एक्सए और सॉरी YA और YB दिया। चेक करना यहां पर ये लिखा हुआ, ये यही कर लेती हूँ यार। यहां पर अगर यही फॉर्मूला मैं पुट करती, आंसर सेम आता। प्रेशर ड्यू टू O2 निकालना है मेरे को। मेरे को अभी यही नहीं पता ना प्रेशर का कितना हिस्सा O2 कंट्रीब्यूट कर रहा है, ए O2 है, टोटल कितना है 1 atm। उसका मोल फ्रैक्शन कितना है वेपर फेज में, आपने भी देख ही लिया, 20% O2 है, 80% N2 है। तो मोल फ्रैक्शन क्या होगा, ये हिस्सा फ्रैक्शन कितना, 20/100 कर सकती हूं मैं। तो 20/100 को कितना लिख दूं, 0.2। अब बताइए टोटल प्रेशर कितना आया, ये तो पता ही है आपको कि टोटल, सॉरी, PA कितना आया, 0.2। तो अभी मैं इस फॉर्मूले को पूरा इलेबोरेट करूंगी, लेकिन मैं बता रही हूं मेरे पास फॉर्मूला नहीं भी था तो ये बात तो सदियों से थी मेरे पास, डाल्टन लॉ ने कह रखा है भाई, टोटल प्रेशर इज एल्जेब्रिक सम ऑफ दोनों का प्रेशर। और आज आप पहली बार वेपर का कॉम्पोजिशन पढ़ रहे हो, तो पहली बार थोड़े ही पढ़ रहे हो, आपको पता है इस वक्त इस रूम की एयर में 80% नाइट्रोजन है, 20% ऑक्सीजन है। जितना भी टोटल प्रेशर है उसका 20% हिस्सा किसके जिम्मे जाएगा, ऑक्सीजन के। 80% हिस्सा किसके जिम्मे जाएगा, नाइट्रोजन के। ये बात हमें पहले से पता है, कहां से पता है पता नहीं, लेकिन हमें पता है। कोई भी पूछे कहां से पता है, डेल्टन लॉ सोचने की जरूरत नहीं है, इट इज नोन टू मी, कहां से इज नॉट योर बिजनेस, इट इज नोन टू मी। तो इस वजह से अब मेरे पास ये बात और क्लैरिटी से आ जाती है कि कैसे मैं मोल फ्रैक्शन का निकालूं वेपर फेज का फॉर्मूला। तो अब फॉर द सेक ऑफ फॉर्मूला याद कराऊं, मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज इज गिवन बाय, अच्छा फ्रैक्शन होता है तो मेरे को पता है ये डेसिमल्स में आना है। कई बार मैंने देखा है बच्चों से जल्दबाजी में गलती होती है, PT/PA कर देते हैं। अब PT बड़ा होना है टोटल, PA छोटा होना है, बड़ा बाई छोटा तो फ्रैक्शन नहीं आएगा ना, फ्रैक्शन के लिए तो छोटा बाई बड़ा ही करना है। तो PA/PT वेपर फेज में प्रेशर, आपको अगर कॉम्पोजिशन निकालनी है इसके अलावा कोई और तरीका नहीं है। चाहे वो YA निकाल लीजिए, चाहे वो YB निकाल लीजिए, किसी एक को निकाल के 1 में से माइनस ही करना है। अब आप इस सारे को नोट करिए, इसका
क्वेश्चन करते हैं सो दैट लास्ट क्लास का और आज की क्लास का मैं कनेक्ट कर पाऊं। करिए। अभय तुम्हारा कहाँ बैठा है? तुम्हारी डीपीपी मैंने ली थी ना, प्लीज। आज मेरे को, मैं थोड़ी देर में ही दूंगी, रुको। मेरे को जो 2 क्वेश्चन कराए, सॉरी, थोड़ी देर में देती हूँ जी। हो जाए नोट तो बताइए। डिस्टिलेट का मतलब बताने के लिए मैंने ये डायग्राम यूज किया था। आपको पता हो तो आप इस डायग्राम को इग्नोर कर सकते हो, लेकिन अब डिस्टिलेट का मतलब क्या है, वेपर्स में क्या और कितना था, मेरे को उसको ठंडा करके अलग जगह ले जाना है और उसकी कॉम्पोजिशन रिपोर्ट करनी है। डन? इतना क्लियर सबको? फॉर्मूला आ गया। सो अब ये फॉर्मूला आते ही मेरे पास ये था शायद आपका डीपीपी का कौन से नंबर का क्वेश्चन, सब्जेक्टिव वाला, लास्ट क्लास में जिसका फर्स्ट पार्ट मैंने करा दिया था। लेट मी चेक। सब्जेक्टिव डीपीपी थी आपकी जिसके 2 पार्ट्स थे। 7th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैंने क्लास में करवा दिया था लास्ट क्लास में। तो जो लोग घर पे हैं वो अपना ऐप पे देख सकते हैं, पिछली क्लास की डीपीपी अपलोडेड है, उसका सेकंड पार्ट। लेकिन उसके सेकंड पार्ट के लिए मुझे पहले फर्स्ट पार्ट की वैल्यूज चाहिए होंगी जो आपने निकाली होंगी। आई विल बी नीड ऑफ दोज वैल्यूज जो आपने लास्ट क्लास में मेरे साथ कैलकुलेट की है, वो निकाल लो। और उसका सेकंड पार्ट अगर समझो, निकाल लीजिएगा, लास्ट क्लास की आपकी कॉपी में होगी। सेकंड पार्ट अगर आप समझो तो उसमें क्या लिखा हुआ है, छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए, मैं अपनी तरफ से क्रिएट कर रही हूँ, लीव इट। ये उस क्वेश्चन का है ही नहीं पार्ट। आप समझो मेरे से, ठीक है? आप समझिएगा। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको फर्स्ट पार्ट कैसा भी दिया जाए आपके पास, अगर मैं आपसे सॉल्यूशन के अंदर का मोल फ्रैक्शन मांगती हूं तो वो आप कैसे करते थे, जरा वहां पहुंचते हैं। पीटी इज इक्वल्स टू पी नॉट ए प्लस एक्स ए प्लस पी नॉट बी, दिस, ये करते थे आप। आपको मैं मोल फ्रैक्शन डायरेक्ट दे दूं, ग्राम दे के, मोलर मास दे के, मोल निकलवा के मोल फ्रैक्शन करा लूं, कुछ भी करा लूं, ये मेरी लास्ट क्लास का हिस्सा था। जब आप ये मोल फ्रैक्शन भी निकाल रहे हैं, ये आपको गिवन है, आपके पास पीटी आ गया। फर्स्ट थिंग शुड बी दिस, एवरीवन, पीटी आ गया। जो मर्जी आया हो पीटी। अगर पीटी, मैं अब एनसीईआरटी की वैल्यू पकड़ लेती हूं, लेट्स बी ऑन सेम पेज, सिर्फ सेम पेज पे रहने के लिए मैं पकड़ रही हूं। पीटी की वैल्यू मेरे पास आई 347 मिलीमीटर एचजीज, ये आई मेरे पास पीटी की वैल्यू। जो भी क्वेश्चन की वैल्यूज थी मुझे पता, इतना आप लोग कर लेंगे। मैंने यहां पर 347 वैल्यू दी, डोंट करेक्ट माय वैल्यू नाउ। पॉइंट है नहीं है, 247 है, 647 है, प्लीज इन वैल्यूज के चक्कर में कॉन्सेप्ट का सत्यानाश ना करें। अब यहां रहें आप। तो 347 टोटल प्रेशर आपके फर्स्ट पार्ट से आपके पास आया। अब सेकंड पार्ट की स्ट्रगल समझो, नंबर्स और वैल्यूज के बजाय। मेरे पास स्ट्रगल क्या है, मेरे को पूछा तो ये है, मुझे ये नहीं दिखाई दे रहा, दिखाई दे रहा है ये, लेकिन पिछले क्वेश्चन में कैलकुलेट करना नहीं पड़ा। पिछले क्वेश्चन में आपने सीधे इन दोनों को निकाल के ऐड करके आंसर दे दिया। देखा जाए तो ये क्या है, ये प्रेशर ड्यू टू, पार्शियल प्रेशर ड्यू टू कंपोनेंट ए ही है। तो आप अपने आप इसको सिंप्लीफाई यूं कर सकते हो, भाई है तो सही ये दोनों वैल्यूज मेरे ऊपर के क्वेश्चन में मल्टीप्लाई करके कहीं ना कहीं सॉल्व भी करके आई हूं, तो मैं वहां से उठा सकती हूँ। पीटी मेरे को पता है, उसी क्वेश्चन में 347 है। आ गया मेरे पास वाई ए, वाई ए आ गया, तो वाई भी निकालने की जरूरत नहीं है आपको, 1 माइनस कर दीजिएगा। दिस वॉज माई इंटेंशन टू टेल यू कि एक क्वेश्चन में, ये एनसीईआरटी का सॉल्व क्वेश्चन है, तो मेरे पास बोर्ड में 4 मार्कर में आ सकता है 2 पार्ट्स, 3 मार्कर में आ सकता है डेड नंबर के 2 पार्ट्स। तो आपको मोल फ्रैक्शन लिक्विड फेज में भी मांग सकते हैं, आपको मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी मांग सकते हैं। तो अब आप इस बात को एक बार रिजॉल्व कर लीजिए, फिर मैं एक क्वेश्चन पूरा प्रॉपर कराती हूं इसका, ताकि आपको कोई प्रीवियस क्वेश्चन की हेल्प ना लेनी पड़े। इसे करिए, फिर आगे चलूं। अब पूरा पूरा एक क्वेश्चन खुद से करिए जिसमें मैं इन्वॉल्व ना हूं। क्वेश्चन नंबर 8 डीपीपी का कंप्लीट अपने आप, अपना मल्टीप्लाई डिवाइड खुद करना, पड़ोसी से मत करवाना। क्वेश्चन 8 पूरा पूरा करिए, कहीं मेरी हेल्प चाहिए, आई एम वेटिंग। हाँ जी, अब देखो ये आंसर आया है सामने से। कुछ लोग 0.4 भी बोल रहे हैं शायद, कि डायरेक्ट 0.4 आ रहा है। मैं वाई ए वाई बी की वैल्यू लिख रही हूं, एक्स ए एक्स बी नहीं मांग रही।
वाई ए वाई बी, यही तुम ऑब्जेक्टिव में गलती करोगे, थक जाते हैं वहां तक आते आते। अरमान ज्यादा चोट खाइए या मैनेजेबल है? अगर चोट खाइए, दर्द है तो जा सकते हो। मतलब ऐसे में, मतलब एक रिवाज सा बन गया क्लास में, एक्सीडेंट करवा के लंगड़ाते लंगड़ाते यहाँ आ जाते हैं। प्लीज एक्सीडेंट मत कराओ, गिरो पड़ो मत, और अगर कुछ भी हो घर जाओ, रेस्ट करो, प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो तुम दिख तो नहीं रहे हालात में कि बैठ पाओ, निंदियाए पड़े हो जबरदस्त। ठीक है, सो अगर लगे जाना हो तो यू कैन मूव, राइट। तो आप मेरे को एक्स से एक्स वाई उछल के दे रहे हैं और देना कुछ और है। मेरे पास ये वेपर फेज में आया, यही है नवनीत, कैलकुलेटर से कि खुद से? अपने आप से। चलो, तो अब सब्जेक्टिव डीपीपी का 7th और 8th मैंने अभी ले लिया। ऊपर के 2-3 क्वेश्चन पहले पिछली क्लास में सिमिलर से ले लिए थे, तो सब्जेक्टिव पार्ट तो हुआ खत्म। अब आ जाते हैं एक आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कि इसकी कैलकुलेशन की हैंडलिंग के लिए, मुझे पता है आप लोग कर लोगे, बट इसकी कैलकुलेशन की हैंडलिंग के लिए जरा ऑब्जेक्टिव 5th क्वेश्चन देखना, अपने आप करना 2 इक्वेशन बनाने के लिए, फिर चेक करना जो मैंने बनाई है वो बन जाएंगी। 5th क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, किधर हो दोनों? सॉरी, हाँ ठीक है, मैं तो सिर्फ एक ये लाने के लिए कर रही हूँ कि भाई आपको पता चल जाए ऐसे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करने। बहुत आसान है इसके न्यूमेरिकल, ये चैप्टर न्यूमेरिकल वाइज बहुत इजी है। तो ट्रस्ट मी, इतने आसान फॉर्मूले में भी आप लोग कुछ ना कुछ छोड़ेंगे, क्योंकि शुरू से आदत है शॉर्टकट छोटा दे दो तो सही कर लेंगे, इतना कौन करे। चेक योर लेवल बच्चों, मल्टीप्लाई डिवाइड में थक रहे हैं हम, जो आगे काम भी नहीं आने। ये सोच के करो ना बस, इसके बाद ये करने ही नहीं, इसके बाद तो जहां भी जाएंगे कैलकुलेटर्स अलाउड होंगे। हर कॉलेज में कैलकुलेटर अलाउड होता है, हर कॉलेज में मैंडेटरी होता है कि ज्योमेट्री बॉक्स में लेकर आओ। अब तो बॉक्स कौन लाता है, पाउच लैपटॉप बैग आता है। तो लैपटॉप बैग में मैंडेटरी होता है कि आप फिजिकल कैलकुलेटर लेके आएंगे, वर्चुअल कैलकुलेटर नहीं अलाउ करते, फिजिकल करिए क्योंकि स्पीड बढ़ेगी आपकी। तो अब कर लो, एक साल की, कुछ महीने की बात रह गई है, छोटे छोटे मल्टीप्लाई डिवाइड में हम पसीज रहे हैं। चलिए, डीपीपी 3 क्वेश्चन 5, क्या यही सॉल्व तो तुम लोग कर लोगे, मैथ्स में तुम लोग मेरे से ज्यादा बेटर हो। पॉइंट इज, क्या ये 2 इक्वेशन खुद बना सकते हैं आप लोग? 2 इक्वेशन, 2 वेरिएबल। उसके बाद समस्या आपकी है कि इनको पुट करके क्या पूछा है, क्या निकालना है। मैंने 2 इक्वेशन बता दी आपको, ऐसे भरे पड़े हैं क्वेश्चन। अभी भी एक क्वेश्चन बकाया रह जाएगा इस डीपीपी का, क्रिटिकल टेम्परेचर पे कुछ पूछा हुआ है। मेरा लास्ट क्लास में इरादा था लिक्विफाइबिलिटी और सॉल्युबिलिटी की एक पॉइंट को और लेने का, क्योंकि वो मेरे को मान्या की तरफ से, मान्या गोयल की तरफ से था कि मैम अभी वो आप करवाओगे ना। क्यों मान्या था, रिमेंबर? और जब लास्ट क्लास में मैंने देखा तुम नहीं हो, तो इमिडिएटली मैंने इरादा बदला कि मैं वो नहीं कराऊंगी। जिस बच्चे की सबसे पहली डिमांड थी वही नहीं है, तो आज अगर टाइम बचा तो वो कराऊंगी, नहीं तो ये क्रिटिकल वाला जो पॉइंट है, ये जिस भी दिन इस चैप्टर में मेरे पास 10 मिनट की विंडो मुझे मिल जाएगी मैं तब कराऊंगी। इस एक क्वेश्चन को छोड़ दीजिएगा, ये क्या है, मेरे को एक बहाना चाहिए दोबारा से वेंडरवॉल फोर्सेस के कंपैरिजन का, राइट? है कोई एक क्वेश्चन, मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर, लिक्विफाइबिलिटी, कंप्रेसिबल, ऐसे शब्दों को लेके कुछ आए तो 10 मिनट की एक विंडो मेरे को चाहिए, वो तब करा दूंगी। तो उसको अभी पेंडिंग पे रखिए। पहले जरा राउल्ट्स लॉ क्लोज्ड एवरीबॉडी, वेपर फेज वाला भी क्लोज्ड। अब टोटल आगे चलते हैं, नो मोर न्यूमेरिकल्स। अब आते हैं एक बहुत बड़े बेसिक पे, जिसकी वजह से चैप्टर आप अगर 2 साल भी याद करोगे, 2 साल बाद भी, कि एक चैप्टर होता था सॉल्यूशन, तो आप राउल्ट से नहीं याद करोगे, अच्छा वही जिसमें डेविएशन थी। आप लोग जब रिवाइज करेंगे ना बोर्ड्स के लिए या जेई और नीट के लिए, इस चैप्टर में सिर्फ आप किसके लिए टाइम निकालोगे? डेविएशन के लिए। बाकी तो क्या फॉर्मूला ही है, मल्टीप्लाई डिवाइड हम कर लेंगे। तो जब भी आप इस चैप्टर को उठाने वाले हैं, 2 वजहों से उठाने वाले हैं, एक डेविएशन, एक वेंट ऑफ फैक्टर, जो लास्ट क्लास होगी, आखिरी क्लास, जिसमें ज्यादा ये, और ये वो हिस्सा है जो मेरे को रिपीट करने को कहा जाता है। मैंने 2 साल से रिपीट करना बंद कर दिया इस हिस्से को, कि रिकॉर्डेड लेक्चर देखो। तो फर्स्ट टेक में समझो इसको। तो अब आई होप सबका ध्यान यही रहेगा, राइट सहज? यही रहिएगा। अब कॉपियां छोड़ दो सारे अपनी अपनी। मेरे पास राउल्ट्स लॉ पढ़ के एक बात समझ में आई, जो लास्ट क्लास में थोड़ी सी मैंने आपको बता दी थी, कि हर वो सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को ओबे करती है उसको हम कहते हैं आइडियल सॉल्यूशन।
राउल्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या है? जो आपने लैब में जाके उस सॉल्यूशन के ऊपर लगा के प्रेशर नापा, वो प्रेशर, और जो आपने कॉपी में विद द हेल्प ऑफ राउल्स लॉ निकाला कि क्या दिक्कत है, प्योर प्रेशर हमें पता है पहले से ही, मोल फ्रैक्शन हमें पता है हम कितने मोल्स डाल रहे हैं सॉल्यूट के, कितने सॉल्वेंट के, मल्टीप्लाई करो सेम आएगा, और जब लैब में करा तो सेम आया। मींस सॉल्यूशन वही थी, वैसी ही थी जैसा उससे एक्सपेक्ट किया गया, दैट इज आइडियल। तो ये मेरे को आइडियल सॉल्यूशन की शर्त मिलती है पहली। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ, जो ज्यादातर केसेस में नहीं होगा, आइडियल सिर्फ किताबों में रहता है, आदर्श परफेक्ट, ठीक है, जब हमने रियल में जाके बहुत सारी सॉल्यूशंस के साथ ट्राई किया तो आई वाज नॉट एबल टू फाइंड लॉट्स ऑफ सॉल्यूशन ओबेइंग राउल्स लॉ। मुझे ज्यादातर सॉल्यूशन में क्या मिला, आप जो पेन पेपर से निकाल के ला रहे हैं इतना प्रेशर होना चाहिए, सपोज वो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो 100 मिलीमीटर Hg, ये एक्सपेक्ट कर रहे हो आप, लेकिन लैब में जब गए डाल्टन लॉ लगाया, पीटी इज इक्वल्स टू पीए प्लस पीबी, जो भी जुगाड़ लगा के आपने पीए नॉट का प्रेशर, नॉट क्यों लिखा हुआ है मैंने यहाँ, पीए का जो प्रेशर निकल के आया वो 100 के बराबर नहीं था, मींस राउल्स लॉ ओबे नहीं हुआ, यानी उस सॉल्यूशन को मैं क्या बोलूंगी, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ऐसा क्यों हुआ वही अब आज की क्लास है पूरी, लेकिन पहले आइडियल नॉन आइडियल के और फर्क समझ लेते हैं। इसके अलावा आइडियल सॉल्यूशन वो होती है जिसमें मिक्स करते वक्त दो चीजों को, ना तो टेस्ट ट्यूब गर्म हो ना टेस्ट ट्यूब ठंडी हो, ना वो बाहर से हीट एब्जॉर्ब करे ना वो हीट इवॉल्व करे, एज इफ मिक्सचर तो हुआ ही नहीं, कोई बॉन्ड टूटा ही नहीं, कोई बॉन्ड बना ही नहीं, किसी को जरूरत ही नहीं पड़ी एनर्जी मांगने की, किसी के पास एक्स्ट्रा एनर्जी नहीं थी, सब आइडियली हुआ। तो एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग इज जीरो, ना एक्सो ना एंडो। उसके बाद वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग इज जीरो। क्या मतलब, अगर मैंने 10.1 मिलीलीटर सॉल्वेंट के अंदर 0.9 मिलीलीटर सोल्यूट डाला है तो टोटल वॉल्यूम 11 मिलीलीटर होगा। नॉट इवन 0.1 मिलीलीटर इज लॉस्ट समवेयर, और 0.001 मिलीलीटर वॉल्यूम भी कंजर्व हुआ, वॉल्यूम मिक्सिंग कुछ गड़बड़ नहीं हुई। यानी जो भी दो चीजें थी उनमें से किसी ने भी बाद में वॉल्यूम कम नहीं घेरा, वॉल्यूम ज्यादा नहीं घेरा, तो जितना उनसे एक्सपेक्टेड था बिफोर आफ्टर भी उतना ही रहा, बिफोर एंड आफ्टर कोई फर्क नहीं था, सॉल्यूशन बनने से पहले सॉल्यूशन बनने के बाद। यहां पर नॉट इक्वल आएगा ऑफ कोर्स, ये अभी आपको समझ नहीं आएगा क्योंकि इसी पे आगे की क्लास है। फिर भी टू कंप्लीट द टेबल, टू कंप्लीट दीज पॉइंट्स में एक बार कोशिश कर लेती हूँ कि ऐसा क्यों हुआ होगा, कभी तो लाऊंगी मैं, इसी पर सारी क्लास है। जैसे ये खत्म होगा आज की क्लास खत्म होगी कि ऐसा आखिर हो क्यों सकता है, कोई सॉल्यूशन आइडियल कब हो सकती है, पहले तो ये पता चले। आइडियल होने का मतलब क्या है, उससे पहले सॉल्यूशन का मतलब समझो। एक कंटेनर में मैंने प्योर ए रखा है और एक कंटेनर में मैंने प्योर बी रखा है। ए और ए के मॉलिक्यूल्स लिक्विड हैं, तो ए और ए के मॉलिक्यूल्स में थोड़ा सा ही सही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है, गैस नहीं है, लिक्विड है। ऐसे ही बी और बी के मॉलिक्यूल्स में भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जब मैं इन दोनों को मिक्स करूंगी तो ए के सामने कौन आएगा, बी, बी के सामने कौन आएगा, ए बी ए। यानी अब ए और ए नहीं फेस कर रहे एक दूसरे को, बी और बी नहीं फेस कर रहे, तो जो फोर्स ए के बीच था, जो फोर्स बीबी के बीच था, मिक्स होने के बाद सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ए और बी के बीच था। ना उनको हीट मांगनी पड़ी कि जो नए फोर्स हैं भाई वो बड़े मुश्किल हैं, ले आओ कहीं से एनर्जी, तो एंडोथर्मिक होता। नए फोर्स हैं वो बड़े अच्छे अट्रैक्टिव हैं, तो अट्रैक्शन फोर्स है तो रिलीज करो एनर्जी, एक्सोथर्मिक। नो, बिफोर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था दोनों का, आफ्टर भी सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आया, ना कोई हीट में चेंज आएगा ना वॉल्यूम में चेंज आएगा, सब कुछ वैसा ही रहेगा जैसा आप सोच रहे थे। तो सॉल्वेंट के इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू सोल्यूट के आपस के इंटरेक्शन इज इक्वल टू सोल्यूशन में आपस में इंटरेक्शन। और अगर इन इंटरेक्शंस में हो गई थोड़ी सी बेईमानी कि पहले वाटर का इंटरेक्शन आपस में था हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तुमने उसमें नमक डाल दिया, तुमने उसमें चीनी डाल दी, दो वाटर के मॉलिक्यूल की जो चीनी आ गई, काहे का हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब तो बड़े कमजोर फोर्स है, कमजोर फोर्स है वो तो निकालेगा हीट को बाहर, भाई इतने कमजोर फोर्स में तो मतलब मेरे को या मुझे हीट चाहिए कुछ भी। तो ये थोड़ी देर बाद आप समझेंगे कि क्या, लेकिन अभी ये समझ लीजिए क्यों।
कि क्यों मेरे को कहीं पर डेविएशन मिलता है, क्योंकि बिफोर एंड आफ्टर का इंटरेक्शन सेम नहीं है। इसी पे अब पूरी क्लास लगनी, क्योंकि ये आपके लिए कुछ नया है। अब इसको आइडियल और नॉन आइडियल को विद अ गुड स्पीड नोट करिए, और फिर हम इसका ग्राफ क्यों कैसे वो सब पढ़ते हैं। हैं, यस हैं, बिल्कुल हैं। किस कंडीशन में, वही बात करेंगे कि आइडियल मेरे को ये मिली, यस लिस्ट है पूरी। इनके बीच जब भी सॉल्यूशन बनाओगे आइडियल होगी, इनके बीच जब भी सॉल्यूशन बनाओगे नॉन आइडियल होगी। यान यार तुम इतना आगे का क्यों पूछ लेते हो? अभी तो मैंने टॉपिक शुरू किया है। यस याद करनी है, मैंने तुम्हारा नाम याद किया ना, याद करनी है। ये सवाल 12th के बच्चे पूछते अच्छे नहीं लगते, याद करना है। चौथी पांचवी के तक तो चलता है कि आके कंप्लेन कर देते हैं एसएसटी के 3-3 पेजेस के आंसर्स हमें याद करने पड़ रहे हैं, कि ये ना अब करो, बिल्कुल याद करने हैं। दिस क्वेश्चन डजंट सूट यू। हो गया नोट? हाँ जी। इस चौथे पॉइंट पे भी कुछ मत पूछो, इट्स अर्ली। ये तो सिर्फ टेबल कंप्लीट करने के लिए लिखवा दिया डिफरेंस, इसी पे अब क्लास है पूरी। मुझे बड़े डाउट आएंगे, एक थोड़ी आएगा। क्लियर हो रहा है युवराज? सो अब हमें समझना है आखिर इसका एक्चुअली में मतलब क्या है, कोई सॉल्यूशन राउल्स लॉ फॉलो करती है या नहीं करती। तो अभी तो हमारा फोकस नहीं करती पे जाएगा, करती है का तो मतलब समझ लिया, नहीं करती है तो किस तरह से, क्या एक्सपेक्टेड से ज्यादा वैल्यू आती है या एक्सपेक्टेड से कम आती है, बराबर तो आती नहीं। तो पहले उस साइड जाएंगे, फिर लास्ट में, या मतलब जैसे भी आप देखोगे आप समझ जाओगे। कॉज अगर आपसे कोई पूछे, ये बोर्ड्स का फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय डेविएशन, टाइप्स एंड देयर कॉज। 3 नंबर, 3 पार्ट्स, 3 नंबर। तो कॉज है वैसे वैसे ये कि अगर कोई मेरे से पूछे रीजन क्या है, तो रीजन ये। अभी थोड़ी देर में आपको ये रीजन क्लियर होगा जब एक एक केस लेंगे। तो अब मैं आपके पास लेके आती हूं कि ये डेविएशन, नाउ माय टॉपिक इज प्रॉपरली डेविएशन। डेविएशन मींस नॉन आइडियल सॉल्यूशंस। तो आप मैक्सिमम चीजें लिख चुके हैं, अब समझिए डेविएशन कब आती है, जब आपको कोई नॉन आइडियल सॉल्यूशन नजर आती है। और नॉन आइडियल सॉल्यूशन कौन सी होती है? जो राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करती। राउल्ट्स लॉ को ओबे ना करने का अब क्या एक और मतलब क्या हो सकता है, वो भी समझ लीजिए। ऑल्दो यू नो, ये नोट करना चाहे कर लीजिएगा, लेकिन बड़ी क्लैरिटी से, वो तो चलो एक टेबल में बताया मैंने, बड़ी क्लैरिटी से आपको बताती हूँ। यानी कि, और इस पे एनएसटी में बहुत प्यारे कुछ क्वेश्चंस हैं, मेरी डीपीपी में भी आपको देखने को मिलेंगे, कि आप इतनी देर से जो क्वेश्चंस कर रहे थे इसी फॉर्मूले पे कर रहे थे। आपको सारी वैल्यूज मैंने दे दी, आप इसी फॉर्मूले पे कर रहे थे, पीटी मेरे को निकाल के दे भी रहे हैं। लेकिन अगर एक्चुअल पीटी लैब में जाके कुछ और आया और आपका ऑन पेपर कुछ और आया, ये वाली साइड किसके भरोसे हुई है मेरी? राउल्स ऑन पेपर आपने किया और आप पीटी देते हो ये, और जब मैंने लैब में जाके दोनों को वैसे मिक्स किया, सारी सिचुएशन सेम रखी, पीटी आया कुछ और। अगर तो मैच कर गया तो जी सॉल्यूशन थी आइडियल। अगर मैच नहीं किया तो पक्का ये दोनों वैल्यूज भी मैच नहीं की होंगी।
जब पीटी मैच नहीं किया तो पक्का ये दोनों भी मैच नहीं की होंगी। तो जब मैंने पिछली स्लाइड पे आपको कहा पी ए इज नॉट इक्वल टू पी ए नॉट इंटू एक्स ए, तो आप लोग एक बात पे परेशान हो सकते थे, ऐसी तो कोई इक्विपमेंट ही नहीं है जो पार्शियल प्रेशर नाप के दे दे, आप कैसे कह सकते हो? मैं शुरू से आपको क्या कह रही हूँ, पार्शियल प्रेशर नापने का तो मेरे पास कोई इक्विपमेंट नहीं है, तो आपने लैब में जाके नापा कैसे, बताया कैसे कि सही है कि गलत है? तो ये सवाल आपका आए आज आए अगली क्लास में, उससे पहले मैं इस सवाल का जवाब ले आई। मैंने तो पीटी नापा, पीटी तो नाप सकती हूँ प्रेशर पंप पे, तो मैंने तो लैब में जाए बिना ऑन पेपर पीए भी निकाल लिया, पीबी भी निकाल लिया, दोनों का सम करके पीटी लेके बैठी हूँ। एक्चुअल पीटी तो मैच ही नहीं किया। जब एक्चुअल पीटी मैच नहीं किया थियोरेटिकल पीटी से, मतलब ये गलत है, ये फॉलो नहीं हुआ, ये फॉलो नहीं हुआ, मतलब आप राउल्ट्स लॉ ओबे नहीं करवा पा रहे हो। क्यों पढ़ूं मैं इस लॉ को जो मेरे को सॉल्यूशन को ओबे ही नहीं करवा पा रहा? इट मींस कुछ गड़बड़ है, गलती है, या कुछ अभी रह गया, कुछ मिसिंग है, करेंगे उसके बारे में भी बात। सो एक्सपेरिमेंटल और राउल्ट्स लॉ से आने वाली इंफॉर्मेशन मैच नहीं करी, तो इससे मैंने अंदाजा लगाया पक्का फिर इसकी वैल्यू भी नहीं मैच की होगी, पक्का इसकी भी नहीं मैच की होगी। दैट्स व्हाई ऑन प्रीवियस स्लाइड और इन एनसीईआरटी डायरेक्टली ये बात लिख दी कि पीए इज नॉट मैचिंग विद एक्सपेरिमेंट, पीए थ्योरेटिकल इज नॉट मैचिंग विद पीए एक्सपेरिमेंटल। तो इसको कहते, ये मतलब है मेरा राउल्ट्स लॉ ओबे ना होने का। क्लियर? तो जितने भी एग्जाम्पल आप ध्यान दीजिए आपको दिए गए हैं ना, जितने भी अब तक जिसमें मैंने राउल्ट्स लॉ लगवाया वो सारी आइडियल सॉल्यूशंस थी, या क्वेश्चन में मैंने आइडियल लिखा होगा, या मुझे पता है क्वेश्चन देते वक्त वो होती ही आइडियल है। अब कौन सी आइडियल कौन सी नॉन आइडियल, मेरी अब ये लड़ाई शुरू होती है कि मुझे कैसे पता चलेगा। आज के बाद क्वेश्चंस करते वक्त आपको अब क्वेश्चन में देखना होगा आइडियल वर्ड दिया है, नहीं दिया तो सोचना होगा। अब अगली डीपीपीज में क्या होगा, सेम क्वेश्चंस, बस उसमें अब आइडियल और नॉन आइडियल का फर्क हो जाएगा। सिमिलर मतलब सेम तो नहीं। चलिए, ये जेई वाला मैं आपको एंड में लिखवाऊंगी, या अभी लिख लीजिए ताकि सारी क्लास का फोकस बना रहे। ये ओनली फॉर जेई, नॉट फॉर नीट, ओनली फॉर जेई। मेरे साथ समझते भी जाइए, नोट भी करते जाइए, मैथमेटिकल पार्ट है इसलिए नीट का हिस्सा नहीं है। आज की क्लास में आपने एक्स ए और वाई ए पढ़ा, इन दोनों के बीच में क्या कोई रिलेशन है? यस। जहां मैं ओनली जेई लिख रही हूँ, पूरा चांस है वो जेई एडवांस या जेई मेंस में अगर कोई एक्सट्रीम डिफिकल्ट क्वेश्चन आता है, आउट ऑफ एनसीईआरटी आता है, एक्सट्रीम डिफिकल्ट बोलते हैं आउट ऑफ एनसीईआरटी, तो वो ये जरूर है। तो रिलेशन बिटवीन एक्स ए और वाई ए आप इसको डिराइव नहीं कर सकते, आपके पास ये एक इक्वेशन है। इस इक्वेशन को मैंने सिंप्लीफाई कैसे किया है वो मैं साथ साथ बता देती हूं आपको, आप मेरे साथ साथ कोशिश करके नोट कर लीजिए। इसको मैंने सिंप्लीफाई करने के लिए सिर्फ यही किया कि ये जो ब्रैकेट के बाहर है इनको पहले तो कोशिश कर ली खोल दूं, राइट? ब्रैकेट को खोल के ये चीज इधर आ गई, दिख ही रहा होगा, पी ए नॉट बाय पी बी नॉट है, इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये आएगा। ऐसे ही कुछ सिचुएशन यहां तैयार हुई, पी बी नॉट मल्टीप्लाई करोगे आप उधर पी ए नॉट तो मुझे लगता है कट ही जाएगा। एनीवेज, बहुत बहुत सिंपल मैथ्स है, बस फॉर्मूला है जो आपको ये रटना पड़ेगा, आप डिराइव नहीं कर पाओगे। इसके बाद इसको और सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो हमने यहाँ पे इसको और सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई क्या करा, बस वो मतलब माइनस माइनस प्लस कर दिया, और तो कुछ नहीं, कि ये दोनों माइनस मिलके प्लस होते हैं तो प्लस पी बी नॉट को पहले लिख दिया और ये वाला माइनस पी ए नॉट बाद में लिख दिया। बेसिकली आई नीड दिस इक्वेशन। ये आई कहां से है, ये तो 3 या 4 ऑप्शन आपको मिलते हैं ना, तो उसमें आपको पकड़ना भी पड़ता है विच इज इनकरेक्ट, तो सारे फॉर्म्स आपको दिखे हुए होने चाहिए, आपके हाथ से निकले हुए होने चाहिए। सो मैथ्स वालों के लिए बिल्कुल बिल्कुल भी डिफिकल्ट चीज नहीं है। तो अब अगर आप इस इक्वेशन तक पहुंच गए हैं तो आप देखिए इट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, फॉलो हो रहा है? तो फिर वही बात, 1/xa का और 1/ya का ग्राफ विल बी अ स्ट्रेट लाइन जिसका कुछ इंटरसेप्ट होगा, जिसका कुछ स्लोप होगा। तो स्लोप तो मैं लिख देती हूं, इंटरसेप्ट आप खुद लिखिए, पी ए नॉट बाय पी बी नॉट। जे वाले बच्चे इसको नोट करें, एक्स ए और वाई ए के बीच ग्राफिकल क्वेश्चन आए, आइडेंटिफाई द ग्राफ आए, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होना चाहिए, करिए इसको नोट।
इन सब के क्वेश्चन कॉमनली आप जे एडवांस के टेस्ट में जरूर देखेंगे, जो हम भी देंगे, जो आ रहे हैं। तो कोई एक महीना मत चूज करिए कि जे एडवांस का उस महीने में पढ़ेंगे, उस महीने में दोबारा पढ़ेंगे। पहली बार तो क्लास के साथ ही पढ़ना लॉजिकल होता है, जितना कर सकें। इंटरसेप्ट आप खुद लिख लेंगे, मैं इतनी उम्मीद कर रही हूं आप लोगों से। राइट डाउन। अब ये किस किस के बीच में रिलेशन थी बच्चों? एक्स ए और वाई ए के बीच। हो गया हो तो मैं आगे चलूं? अभी कुछ लोग कर रहे हैं नोट, कोई बात नहीं, करिए। एक चीज और नोट करिए, वाई ए और पीटी के बीच रिलेशन। सिंपल रिलेशन आपको पता है, आई नो, फॉर्मूले में ही था, पता नहीं क्यों लिखवा दिया, लेकिन दिस इज ऑल्सो अ वे टू एक्सप्रेस, यू शुड हैव एन आइडिया। ओनली फॉर जेई, नीट वाले ना करें इसको। ये आपको लर्न करना होगा, इसकी डेरिवेशन नहीं करनी है आपको। किसी को लगे कर सकते हैं तो ट्राई कर लीजिए, कोई कोई बुराई नहीं है, कर लेंगे आप लोग। जब आपको वो वाई ए और पीटी का फॉर्मूला पता है ना, तो आप इसको खोल लोगे। फॉर्मूला क्या है? वो पीटी की जगह वो राउल्स वाला पूरा लिखोगे, पी ए नॉट एक्स ए, तो यही आ जाएगा। जब इसको ओपन करोगे ना, इसको ओपन करोगे तो देखोगे वही आ जाएगा। सो जरूरत नहीं है अभी। घर पे करना चाहो, गुड गुड टू डू। वहां पर क्या आएगा? पी नॉट बी की जगह पी नॉट ए आएगा। हाँ, इस वाई ए की जगह बोल रही हो? क्या आएगा? अच्छा, वाई ए ही आएगा, ये पूछ रहे हो? चेक करो जरा क्या किया मैंने। इसको इधर लेके गई हूं, ऐसा ही कुछ लग रहा है। देखो एक बार, वाई ए क्यों नहीं आएगा? वाई ए तो आएगा यार, बिल्कुल आएगा। करके देखना इसको एक बार इत्मीनान से, बिल्कुल आएगा। ऑफ कोर्स। इसे क्यों गायब करूं मैं? मैंने एलसीएम ही तो लिया है ये। ठीक है, मैं इसमें फंसना नहीं चाहती, ये तो आ जाएगा, जब खुद करोगे तो आ जाएगा। चलिए, तो ये हुआ जेई वालों के लिए एक हिस्सा जो इसी से रिलेटेड था। अब राउल्ट्स लॉ और उससे रिलेटेड सारा कुछ खत्म। अब आ जाते हैं फिर से डेविएशन पे। एवरीवन, जब आप डेविएशन पकड़ते हो तो आपको तब तक ये बात पता चल जाती है कि राउल्ट्स लॉ से एक्सपेक्टेड वैल्यू से प्रेशर ज्यादा भी आ सकता था, कम भी आ सकता था। तो दो तरह के डेविएशन देखने को मिलेंगे मेरे को। तो सभी लोग जो थोड़े भी लॉस्ट हैं वो इधर उधर, जहां पे भी लगे हुए हैं, अब वो इधर आ जाइए प्लीज। दो तरह की डेविएशन आपको देखने को मिलेंगी, एक पॉजिटिव डेविएशन, दूसरी नेगेटिव डेविएशन। पॉजिटिव डेविएशन का क्या मतलब है? इतने लंबे चौड़े मतलब बताऊं उससे पहले एक सिंपल वर्ड बता देती हूँ, फिर आपका ना नैरेटिव सेट हो जाएगा कि आपको याद रहेगा हमेशा। पॉजिटिव डेविएशन का मतलब है आप जो प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे थे किसी भी एक कंपोनेंट का, वो ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, निकाल के बैठे थे आप। राइट, सपोज 80 मिलीमीटर एच जी आपने निकाल रखा था, और एक्चुअल प्रेशर जो लैब में आपको मिला वो मिला 100, एक्सपेक्टेड से ज्यादा। पॉजिटिव डेविएशन। जब भी आपको एक्चुअल प्रेशर थियोरेटिकल से ज्यादा मिले, एक्सपेरिमेंटल प्रेशर आपकी कॉपी वाले प्रेशर से ज्यादा मिले, ज्यादा माने पॉजिटिव, उसको हमेशा क्या कहेंगे? पॉजिटिव डेविएशन का केस। अगर वो पॉजिटिव डेविएशन का केस है तो सब कुछ पॉजिटिव है। एंथैल्पी ऑफ मिक्सिंग पॉजिटिव, हमेशा एनर्जी डिमांड करेगा वो, एंडोथर्मिक। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग
एक्सपेक्टेड से हमेशा ज्यादा होगा, राइट? यानी पीए की वजह से आने वाला प्रेशर भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा रहा होगा, पीबी की वजह से आने वाला प्रेशर भी एक्सपेक्टेड से ज्यादा रहा होगा, इसलिए पीटी भी ज्यादा रहा। मेन तो पीटी ही ज्यादा निकल के आया, तो पीए भी ज्यादा हुआ, पीबी भी ज्यादा हुआ, तो ये कौन सी डेविएशन कहलाई? पॉजिटिव डेविएशन। सोच के देखो क्या मतलब है इसका एक्सपेरिमेंटली। जितना प्रेशर हम मान रहे थे वाटर के अंदर एक सोल्यूट डालने पे आना चाहिए, उस दोनों को मिक्स करने के बाद दोनों का प्रेशर बढ़ गया। प्योर में जो अकेले अकेले प्रेशर थे हम उसी हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे थे, लेकिन मिक्स करते ही पता नहीं क्या हुआ, जो मेरा राउल्स लॉ फॉलो नहीं हुआ। विच मींस फॉलो नहीं हुआ क्योंकि पॉजिटिव डेविएशन चल रही है, पक्का थोड़ा बढ़ गया दोनों की वजह से लगने वाला प्रेशर। दोनों का प्रेशर आइडियली क्या होना चाहिए था? लास्ट क्लास में ग्राफ किया था हमने, येलो लाइंस। अब आपको मैं वो पीए पीबी सारा लिख के नहीं दे रही, लास्ट क्लास में मैंने वो कर लिया, एफर्ट आपने भी कर लिया। आपको ये पता है यहाँ XA1 है, ये PA0 है, बस इतना हिंट दे देती हूँ कि ये था। एक्चुअल जो राउल्ट्स लॉ अगर चलता, माना जाता, फॉलो होता विदित, देखना तो यहीं पड़ेगा, कोई आत्मचिंतन अभी नहीं कर सकते, अभी देखना पड़ेगा इधर सबको। सो अगर राउल्ट्स लॉ फॉलो हो रहा है तो ए की हैव अ लुक, ए कंपोनेंट की वजह से प्रेशर इस वाली लाइन के हिसाब से चलना चाहिए था, लेकिन हमें पता है डेविएशन कौन सी पढ़ रहे हैं हम? पॉजिटिव। शुरुआत तो सेम ही है, अकेला ए, या इधर देखूं तो ए बिल्कुल नहीं, अकेला ए, बी बिल्कुल नहीं। शुरुआत में जो प्रेशर था, मैं अगर ए कंपोनेंट की बात करूं, ये जैसे जैसे उसके अंदर बी भी घुसने लगा तो ए की वजह से लगने वाला प्रेशर घट गया। लेकिन अब डेविएशन की वजह से क्या होगा? आप तो प्रेशर सोच रहे थे इतना आएगा, येलो लाइन जितना, और ग्राफ बनाने चल पड़े। जब मैंने लैब में जाके ये पॉइंट्स लोकेट किए, मेरा ग्राफ येलो वाला आने के बजाय ब्लू आया। स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट तो मीट कर गया। क्यों मीट करा? वहां तो सोल्यूशन ही नहीं है, वहां तो सिंगल कंपोनेंट है। तो जो सोच रखा था वो बिल्कुल सही सोच रखा था, यानी आपके सिंगल कंपोनेंट के प्रेशर में कोई गलती नहीं थी। P0A P0B तो सेम ही मैच करे। आपकी गलती थी राउल्ट्स लॉ में, कुछ मिक्स होने के बाद ऐसा हुआ जो आप बताना भूल गए। और स्टार्टिंग और एंडिंग देखिए सेम है, ये ब्लू लाइन आई। तो अगर मैं आपको कहूं ये वाला जो पॉइंट है, जो स्ट्रेट लाइन बनी हुई है, ये तो है आइडियल, और जो ब्लू बना हुआ है वो है नॉन आइडियल। सेम दूसरी लाइन के साथ भी होगा, सेम टोटल प्रेशर के साथ भी होगा। यानी अगर इसका मतलब समझूं, इस कॉम्पोजिशन पर मैंने उम्मीद की थी कॉपी में पीटी इतना आएगा, ये वाली लाइन टोटल प्रेशर दे रही थी लास्ट क्लास में, आया कितना? थोड़ा ज्यादा। दैट इज द मीनिंग ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। ड्रॉ दिस ग्राफ, साथ में लिखी हुई चीजें तब समझाऊंगी, एक बार आपका ग्राफ बन जाए ताकि सब लोग इन्वॉल्व हो। ये मैंने एक कॉमन सी चीज देखी है, जहां कोई थियोरेटिकल टॉपिक आता है, 7-8 बच्चे ऐसे हैं मेरी क्लास में जो लॉस्ट हो जाते हैं। तो मतलब एक एक्सप्रेशन मिल जाता है, वाइब्स मिल जाती हैं, भाई जल्दी खत्म करो। मेरी मजबूरी है, थियोरेटिकल टॉपिक या तो जिन लोगों को दिक्कत होती है घर से बैठ के कर लो रिकॉर्डेड लेक्चर से, मुझे तो बहुत टेस्टफुल कराना है क्योंकि नंबर तो इसी से आने हैं। तो जो लोग भी इधर उधर लॉस्ट होते हैं थियोरेटिकल टॉपिक आते ही, मैं अब उनके नाम लेना शुरू करना पड़ेगा मुझे एक चैप्टर बाद, जब फिजिकल केमिस्ट्री हट जाएगी। तो अपने आप को इन्वॉल्व रखिए, सिर्फ ये मान के पर डे आप अपने किसी भी एग्जाम में 1 मार्क ऐड कर रहे हो, इससे बड़ा लालच आपके लिए नहीं होना चाहिए। पर डे आप 1 नंबर ऐड कर रहे हो आपके हर तरह के एग्जामिनेशन में। नोट करिए इसको, ड्रॉ करिए, और ऊपर करना है। ओके, पॉजिटिव डेविएशन ये लीजिए, कॉम्पोजिशन का, इंस्टेंट का नहीं। नहीं बेटा, टाइम थोड़ी है इसमें कोई। यहां पर क्या है कि अगर तुमने मोल फ्रैक्शन ए का 0.4 डाला और बी का 0.6 डाला, तो प्रेशर कितना होगा? मैं 0.4 और 0.6 वाली जगह मीट कर लूंगी। इट इज नॉट टाइम, इट इज नॉट एट इंस्टेंट, इट इज एट अ कॉम्पोजिशन, फिक्स्ड कॉम्पोजिशन।
कोई बिल्कुल एंड एंड में भी पूछ सकता है, यहाँ ये टाइम नहीं है, ये वो समय है या वो सिचुएशन है, वो कॉम्पोजिशन है जब एक्स ए बहुत कम है, एक्स भी बहुत ज्यादा है, 0.1 या 0.9 शायद। ठीक है, हाँ तो तुम क्या चाह रहे हो भाई? तुम एक सॉल्यूशन बनाओगे तो उसकी कॉम्पोजिशन फिक्स नहीं होगी, बदलेगी। तुम्हें तो उसी कॉम्पोजिशन का प्रेशर उस वक्त चाहिए। फिर तुम 10 तरह की सॉल्यूशन बनाओगी, 10 में कॉम्पोजिशन अलग होगा, 10 में प्रेशर अलग होगा। उन्हीं को तो प्लॉट किया उन 10 पॉइंट्स को और करवाया ये डोम शेप्ड। ठीक है, विदित एल्काइल लाइट का टेस्ट डिस्कस हो गया था मैम के साथ? करना पड़ेगा क्योंकि मैंने चेक हो चुका है, तभी मैंने लास्ट क्लास में बोला था। किसने कहा चेक नहीं हुआ? मैं देख चुकी हूँ कॉपी और उसके बाद ही रियलाइज हुआ है कि डिस्कस करना पड़ेगा। ठीक है, आज डिस्कस करके जाओ और आते ही अपनी कॉपी लो ना यार। रंजना मैम जब होते हैं, मतलब आते ही जैसे ही घुसते हो अपनी कॉपी उनसे मांगो। बाद में क्या होता है, ये लोग चले जाते हैं, अकेले मेरे को ढूंढना पड़ता है। तो आते ही रंजना मैम से अपनी कॉपी लो कि मेरे को भाई डिस्कस करना है। तो जब तुम कॉपी लोगे तुम्हें खुद ही पता चल जाएगा चेक हुई है कि नहीं। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी नहीं है, तुम्हारी होनी चाहिए कि मेरी कॉपी चेक करो, अगर नहीं भी हुई तो। मैंने देखी है कॉपी जी। अब मैं ये उम्मीद कर रही हूं आप सब लोगों ने ड्रॉ कर लिया, तो पॉजिटिव डेविएशन थोड़ा आपको आइडिया आ गया। नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट फ्रॉम हेयर, बॉइलिंग पॉइंट। तो आप देखिए वेपर प्रेशर, इवेपोरेशन, बॉइलिंग पॉइंट, ये बार बार आ रहा है। तो पहले मैं आप लोगों को जरा बॉइलिंग पॉइंट क्लियर कर दूं क्या होता है, फिर इसकी आखिरी बात बताऊंगी। अगर मैंने एक लिक्विड लिया किसी कंटेनर में और इसको हीट करना शुरू किया, आप अपना फेवरेट लिक्विड कोई भी सोच लीजिए जिसका बॉइलिंग पॉइंट आपको पता हो या अंदाजा हो। बॉइलिंग कब स्टार्ट होती है, इवेपोरेशन कब स्टार्ट होता है, दो अलग सिचुएशन है। इवेपोरेशन तो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी होएगा, आपको पता है हर लिक्विड के सरफेस के ऊपर उसके वेपर्स होते हैं, लिक्विड छोड़ो सॉलिड के ऊपर भी होते हैं। तो इवेपोरेशन तो टेम्परेचर बाउंड नहीं है, हाँ टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इवेपोरेशन ज्यादा होगा। लेकिन जैसे ही इवेपोरेशन जब आपका हो रहा है, अब मैं करती हूं कंटेनर क्लोज बॉइलिंग को बताने के लिए। मुझे दो तरीके, चलिए पहले ओपन का ही बता लेते फिर क्लोज का बताएंगे। अब ओपन कंटेनर है तो मैंने वाटर लिया, मुझे पता है उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन। जो उसका बॉइलिंग पॉइंट है, उस बॉइलिंग पॉइंट पर ही बॉइलिंग क्यों हो रही है, उससे 1 डिग्री कम पे भी तो इवेपोरेशन पूरा फास्ट हो रहा था। तो बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन क्या होती है, वो एक टेम्परेचर जिस सिचुएशन में वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। बाहर एटमॉस्फेयर में प्रेशर कितना है खुले बर्तन के लिए, 1 atm। और इस बर्तन में जो मैंने वाटर रखा और इसको फ्लेम के ऊपर रखा, इसके वेपर्स का प्रेशर जब तक इसके साथ मीट नहीं करेगा आप बॉइलिंग पॉइंट नहीं एक्सपेक्ट करोगे। उबलता पानी 99 डिग्री पे भी है, सूखता भी है, लेकिन उसको बॉइलिंग पॉइंट नहीं कहते क्योंकि उस वक्त प्रेशर मैच नहीं हुआ। इसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो। तो अगर मैं शिमला से थोड़ा और ऊपर चली जाऊं, एटमॉस्फेयर का प्रेशर कम है, राइट, थोड़ा कम है, तो वहां अगर मैं चली जाऊं तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर हो गया 0.9, कम हो गया क्योंकि एटमॉस्फेयर की लेयर पतली हो गई, हिल्स पे चली गई मैं। तो एटमॉस्फेयर की लेयर पतली हो गई तो इस पानी के ऊपर लगने वाला प्रेशर कम हो गया। इस पानी के ऊपर लगने वाला प्रेशर कम हो गया तो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट भी, उसको कम हीट चाहिए। पहले उसको कहां, उसकी फिनिशिंग लाइन रेस की किधर थी, 1 एटमॉस्फेयर। अब उसकी फिनिशिंग लाइन किधर है, 0.9, थोड़ी नजदीक आ गई, जल्दी रेस जीतेगा, जल्दी ही क्या होगा, बॉइलिंग। तो यानी वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर अगर कम हुआ तो बॉइलिंग ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर भी कम हुआ, शायद वहां पानी 100 की बजाय 99.9 डिग्री सेंटीग्रेड पे उबलता हो। और ये सही है जैसे जैसे आप हिल्स पे जाते हैं। यानी इसका सीधा साधा मतलब मैं क्या लूं कि एटमॉस्फेयर, अच्छा अब आप मुझे बताओ अगर मैं इस बर्तन को बंद कर दूं तो क्या होगा, ढक दूं, अपने ही घर में यही बात करते हैं हम,
हम नहीं जाते अब हिल्स पे। इसी को मैंने एक प्रेशर कुकर, जानते हैं, कभी बंद करके देखा है? बंद करने में देख लेना बच्चों, बंद करने में दम लगता है, राइट? अगर वो दम लगता है मतलब आप क्या कर रहे हो? प्रेशर बढ़ा रहे हो। आपने अपना फोर्स लगाया तो उस पर प्रेशर बढ़ाया। आप उसके ढक्कन को ऐसे ही नहीं बंद कर पाते, आपको बड़ा तरीके से उसको बंद करना पड़ता है। वो तरीका क्यों है? प्रेशर बढ़े इसके लिए। आप खुली प्लेट से ढकोगे तो वो एटमॉस्फेयर से कनेक्टेड है, आप कंफ्यूज रहोगे कि आपने ढक दिया। एटमॉस्फेयर से वो कनेक्टेड है, जरा सा वेपर से वो प्लेट हिल जाएगी और एटमॉस्फेयर का प्रेशर अंदर आ जाएगा। तो जैसे ही आप प्रेशर कुकर में लाए मतलब आपने प्रेशर बढ़ा दिया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ा दिया आपने। तो अब शायद बंद बर्तन में प्रेशर कितना हो गया? 1.1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब पानी जल्दी उबलेगा कि देर से? अगर देर से उबलेगा तो जल्दी सूखेगा नहीं, क्योंकि मैं लास्ट क्लासेस में ये बात क्लियर कर चुकी हूं कि आप जब तक पानी पूरा सूखता नहीं है तब तक उसका टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से ऊपर जा नहीं सकता। तो जब वो पानी देर से उबलेगा यानी उसका बॉइलिंग पॉइंट शायद 101 डिग्री पहुंच गया, क्योंकि अब उसकी फिनिशिंग लाइन थोड़ी दूर हो गई। पहले 1 एटमॉस्फेयर पे भागना था, अब उसको 1.1 पे भागना है। तो उसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ने का मेरे को कुकिंग में क्या फायदा हुआ? जल्दी नहीं सूखा पानी। अगर पानी जल्दी नहीं सूखा, मेरा फ्यूल कम वेस्ट हुआ, उतनी देर में चावल पक गए। अगर मैं खुले बर्तन में बनाऊंगी मेरे को 2 गिलास पानी डालना पड़ता है। ये बेसिक रेसिपी है। जैसे ही आप अपने हॉस्टल लाइफ और पीजी लाइफ में पहुंचेंगे या जॉब लाइफ में पहुंचेंगे, पहला फोन अपने पापा मम्मा को फोन करके यही पूछने वाले हैं, चावल कैसे बनते हैं। और वो पहली इंस्ट्रक्शन, आप, मैंने भी किया हुआ इसलिए पूछ रही हूँ, पहले इंस्ट्रक्शन देते हैं अगर तेरे पास कुकर नहीं है तो 2 गिलास पानी डाल, कुकर है तो 1 गिलास पानी डाल। कैन यू इमेजिन द डिफरेंस? 1 गिलास और 2 गिलास। मैंने वाटर सेव किया प्लस मैंने फ्यूल कितना सेव किया, क्योंकि जो पानी 100 डिग्री पे सूख रहा है उस वक्त चावल कच्चा रह गया, मुझे डबल पानी डालना पड़ा ताकि वो चावल पक ले, क्योंकि मेरे को उतनी देर खौलता पानी चाहिए। तो उतनी देर खौलता पानी चाहिए तो भाई आपको फ्यूल और वाटर दोनों सेव करना है, तो उसके लिए आपको अब प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। अगर आप ढक्कन रखेंगे भी तो उसके ऊपर आपको वजन रखना पड़ेगा, प्लेट के ऊपर आपको वजन रखना पड़ेगा, तब जाके आप 1 गिलास पानी में चावल बना सकते हैं। बट उसकी प्रॉब्लम, वो स्टीम जो है वो कभी ना कभी तो उस प्लेट को हिलाने की काबिलियत रखती है, बट आपको फिर वजन रखना पड़ेगा। सो इस हिसाब से हम चलें तो अगर आपने एटमॉस्फेरिक प्रेशर बढ़ाया तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा, घटाया तो बॉइलिंग पॉइंट घटा। इससे सीधे मैं वापस राउल्स लॉ की डेविएशन पे पहुंचू, मैं पहुंचे बिना आपसे पूछती हूं, अगर कहीं पर पॉजिटिव डेविएशन है, कम बैक टू पॉजिटिव डेविएशन, सोचो क्या है पॉजिटिव डेविएशन? उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर ऑटोमेटिकली बढ़ा हुआ है। वो जल्दी बॉयल होगी कि देर से? अपना वेपर प्रेशर उसका बढ़ा हुआ है, फिनिशिंग लाइन तो सेम ही है। क्या होता है बॉइलिंग? वेपर प्रेशर जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। अगर किसी सॉल्यूशन में आ गया पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या? आप जो वेपर प्रेशर सोच रहे थे ना उससे ज्यादा है, ऊंचा है, वो डोम बना हुआ है, आप इतना सोच रहे थे वो इतना है, उसका कुदरती वेपर प्रेशर बढ़ गया, तो उसका स्टार्टिंग लाइन थोड़ी आगे हो गई है। जहां से उसको शुरू होना था वो उससे 4 कदम आगे से शुरू हो रहा है, तो रेस तो छोटी हो गई उसकी। तो उसकी वजह से वो जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचेगा, जल्दी एटमॉस्फेरिक प्रेशर तक पहुंचेगा तो उसको हीट की रिक्वायरमेंट कम होगी, लो बॉइलिंग पॉइंट, जल्दी उबल जाएगा वो, लो बॉइलिंग पॉइंट होगा क्योंकि उसका वेपर प्रेशर खुद ही बढ़ गया, बिना आग पे रखे पहले ही बढ़ा लिया उसने, तो आग पे कम देर रखना पड़ेगा उसको। तो पूछा जाएगा खाने को पकाने के लिए नमक क्यों डालते हैं? बिना नमक के राजमा उबालो तो 10 सीटी, ये भी बताएंगे आपको जब आप राजमा बनाना सीखेंगे चावल के साथ, कि नमक डाल के उबालो। तो हम पूछते हैं नमक ना डाला तो क्या स्वाद में गड़बड़ आएगी? ना बेटा, जो काम 3 सीटी में होना तो 10 सीटी में करोगे तुम, क्योंकि नमक क्या काम कर रहा है? जल्दी उबाल रहा है। आएगा ये अगली क्लास में, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो वो कुल्फी वाली बात भी करेंगे, राजमा वाली भी करेंगे। तो आपको पता होना चाहिए जो कुकिंग चल रही है ना घर में, वो साइंस है बेसिकली, कि अगर आप नमक ना डालें तो चीज को गलने में, किसी कुक से पूछ लो,
नमक ना डाले तो क्या होगा, गलने में बहुत देर लगेगी, मेरा टाइम बढ़ जाएगा। सो सीधी साफ बात ये सोचिए, अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो उसका प्रेशर पहले ही आगे है, वो रेस में 4 कदम पहले ही है आगे। और अगर वो रेस में 4 कदम आगे है, वो जल्दी उबलेगा, जल्दी उबलेगा तो लो बॉइलिंग पॉइंट होगा। अब इस बात को डेविएशन से कनेक्ट करिए कि पॉजिटिव डेविएशन का मतलब क्या था बच्चों, हाई वेपर प्रेशर। हाई वेपर प्रेशर का मतलब क्या है, अब कनेक्ट किया मैंने, पक्का लो बॉइलिंग पॉइंट। अगर तुम्हें किसी चीज का बॉइलिंग पॉइंट लो करना है, जरूरत पड़ेगी आगे किसी का भी बॉइलिंग पॉइंट लो करना है, उसकी पॉजिटिव डेविएशन वाली सॉल्यूशन बना दो, वो जल्दी उबल जाएगा, उसका बॉइलिंग पॉइंट लो हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज अब इसको नोट करिए, ये जो लाइन मैंने बोली, किसी को लगता है नीचे वाला हिस्सा भी नोट करना है, मोस्ट वेलकम, ये अगली क्लास में फिर आएगा कि वो सॉल्यूशन आज के बाद जिनमें आपको पॉजिटिव डिविजन मिलता है, उनका बॉइलिंग पॉइंट हमेशा एक्सपेक्टेड से कम होता है। अक्षित क्लियर हुआ है, घर पे एनी इशू, इसे नोट करिए फिर आगे चलते हैं। अभी आप इसको अपनी रोजमर्रा की लाइफ से रिलेट मत करना, विल बी डूइंग इट, अभी सिर्फ कॉन्सेप्ट से रिलेट करना कि क्या मैं यहां पर वेपर प्रेशर हाई होने का मतलब समझ पा रही हूं। किसी को ना समझ आया हो तो मुझे बताइए, जब तक बाकी लोग नोट कर रहे हैं आई विल एक्सप्लेन अगेन। मैम जैसे आपने कहा कि वो उसका स्टार्ट पॉइंट बढ़ जाएगा, तो हाँ, उससे मतलब आपका मतलब क्या था कहने का कि उससे मतलब क्या जल्दी था, कैसे हो रहा है वो? ओके मैं बताती हूँ। सानवी तुम्हारा क्या इशू था, यही आप सभी लोग जिनको समझ नहीं आया मेरे हाथ ही देखिए, बोर्ड तो छोड़िए, ये है बॉइलिंग के लिए फिनिश लाइन, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहां पहुंचते ही बॉइलिंग हो गई, बॉइलिंग पॉइंट आ गया। ये है किसी लिक्विड सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर, उसको उबलने के लिए यहां तक जाना है, तो उसको इतना टेम्परेचर डिमांड कर रहे हैं वो, आपको हीट करना पड़ेगा, इसको बर्नर पे रखना पड़ेगा, बर्नर धीरे 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 वेपर प्रेशर बढ़ाएगा, जैसे ये मीट कर गया बॉइलिंग अचीव्ड। लेकिन अगर उसका वेपर प्रेशर यहां था और आपने उसकी सॉल्यूशन बना के पॉजिटिव डेविएशन वाला केस क्रिएट कर दिया, अब वेपर प्रेशर यहां आ गया, तो अंकिता अगर आप मेरे हाथ देख पा रही हो, तो वेपर प्रेशर जब यहां आ गया तो जल्दी नहीं पहुंच जाएगा इधर, जल्दी पहुंच जाएगा मतलब क्या, बॉइलिंग पॉइंट कम हो गया। तो मेरी स्टार्ट लाइन ये है, फिनिश लाइन ये है। क्लियर सानवी, नोट करिए इसको। अंकिता क्लियर अब, यस मैम। करो नोट इसको, ग्राफ और इसके साथ लिखी चीजें बेहद जरूरी हैं। अब बिल्कुल इसके बेसिस पे नेक्स्ट पेज पे, फ्रेश पेज पे सब कुछ नेगेटिव डेविएशन का खुद लिखो, खुद बनाओ, जस्ट ऑपोजिट हर चीज। मैं आ रही हूं कॉपीज चेक करने, 2 मिनट बाद चेक करूंगी, पहले ये कंप्लीट करिए। एग्जैक्टली इसका रेप्लिका आप नेगेटिव डेविएशन के लिए कैसे बनाते हो, कि वहां क्या होगा, प्रेशर कम, प्रेशर कम का मतलब क्या, ग्राफ कैसा, एवरीथिंग आई नीड ऑफ नेगेटिव डेविएशन, आई एम कमिंग टू योर कॉपीज। डेल्टा मिक्सचर सॉल्यूशन, हाँ हाँ, इतना कर लिया, ग्राफ बन गया। एक मिनट बाकी बना लेना, फिर मैं तब स्क्रॉल करूंगी। नेगेटिव डेविएशन का बनाइए अपनी कॉपी में।
बन गया। मिनिमम बॉइलिंग की मैक्स मतलब बॉइलिंग पॉइंट कम होगा कि ज्यादा होगा? काटपीट हो गई। बात तो एक ही है। नहीं, नो नो नो, बॉइलिंग पॉइंट इज टेम्परेचर। तुम्हें सेंटेंस बोलना चाहिए था हीट रिक्वायर्ड टू। हीट का स्केल क्या है मेरे पास? टेम्परेचर। ठीक है, हीट का मेरे पास स्केल ही एक है, टेम्परेचर। तो मैंने जो थर्मोमीटर लगा रखा था ना इसके उबलने वाले एपरेटस में, उस थर्मोमीटर में जब मेरा लिक्विड उबला, सॉल्यूशन उबली, तो वहां 100 डिग्री नहीं था, कम था, बस। हाँ जी। और कोई? तुम्हें कोई दिक्कत नहीं? किस केस में? थोड़ा सा जोर से बोलो। इस केस में हायर। इस वाले में हायर होगा बिल्कुल, क्योंकि ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, वो नीचे लटक गया। बॉइलिंग पॉइंट जरूर चाहिए मेरे को, हाई बॉइलिंग पॉइंट देन एक्सपेक्टेड। बन गया। थोड़ा सा लेबलिंग करो खुद के लिए, हैबिट रहेगी। अभी बताते हैं। हम्म। बड़ा ही मतलब थोड़ा खराब सा नहीं बनाया है ना? हाँ कोई बात नहीं, एक बार और बनाओ काट के, क्योंकि ये बोर्ड में छप चुका है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। एक बार पेन से और कर लो, मेरे पास कौन सी है मैंने तो पहले ही बना रखा था सर। तुम भी ले आओ, क्रेयॉन का पैकेट खरीद लो एक। हम्म। ओके। आ गया सबके पास नेगेटिव पॉजिटिव, एवरीवन? सो अगर आपके पास नेगेटिव पॉजिटिव की वजह से ये आपको पता चल गया बॉइलिंग पॉइंट बढ़ाना घटाना आपके हाथ में है, तो फिर तो काफी चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। फ्रीजिंग पॉइंट में भी कर सकते होंगे, विल सी इन नेक्स्ट क्लासेस। ठीक है, यहां तक अगर हो गया हो तो अब थोड़ा वो हिस्सा जो मैंने कहा था, वो जो मैंने फोर्थ पॉइंट लिखा था टेबल में, जो मैं आपको पूछने नहीं दे रही थी कि अब यही करना है मेरे को, कॉज, कैसे, क्यों, कहां, ठीक है, होता क्या है वो समझ आ गया, लेकिन उसके पीछे की कहानी। तो यहां पर आपने पहले पॉजिटिव बनाया फिर नेगेटिव बनाया। अगेन आई एम गिविंग यू एग्जांपल्स ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। लिखने से पहले कृपया फोकस करें इधर, क्योंकि आज का टेस्ट है थ्योरेटिकल, न्यूमेरिकल तो कोई है नहीं, और उसमें असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट कुछ कुछ आपको मिलेगा, आपके कॉन्सेप्ट चेक किए जाएंगे। आज के टेस्ट में एक भी न्यूमेरिकल शायद ना मिले आपको, मेरे हिसाब से तो एक भी नहीं है। इथेनॉल और एसीटोन, आपको याद हो जो अभी मैंने टेबुलर बनवाया, उसमें नीचे एक स्टेटमेंट लिखी थी, अगर बिफोर एंड आफ्टर अट्रैक्शन फोर्सेस सेम है तो खर्चा पानी भी सेम रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा प्रेशर में। लेकिन अगर बिफोर एंड आफ्टर सेम नहीं है तो यहां समस्या आएगी, मैं एडवांस में बता रही हूं, उसे समझिए अब। तो अब मैंने लिया इथेनॉल और एसीटोन, पहले तो अलग अलग कंटेनर में प्योर है, इनकी सिचुएशन समझते हैं। इथेनॉल में क्या होती है, अब मैं तुम लोगों को हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे इतना बता चुकी हूँ कि अल्कोहल्स में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है एंड इट इज स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये तुमसे उम्मीद है। काफी अच्छा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था इथेनॉल का अपने कंटेनर में। इमेजिन, ये इथेनॉल, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इथेनॉल के मॉलिक्यूल्स के बीच में ज्यादा है, वेपर कम बनेंगे, नीचे ही रहेगा वो, उसको नीचे ही रखेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रांग है, नहीं बनेंगे वेपर, कम वॉलेटाइल होगा। जिसमें लिक्विड स्टेज में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है उसकी वॉलेटिलिटी कम होगी, तो यहां पर वेपर बहुत कम होंगे, वेपर प्रेशर इज लेस। रेदर देन मैं वेपर प्रेशर पे नहीं जाती, कंफ्यूजिंग हो जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज्यादा है बस। दूसरा कंटेनर जो था मेरे पास, एसीटोन। एसीटोन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती। अब एसीटोन क्या है, लास्ट क्लास में वैसे मैंने उस वक्त एग्जांपल में लिया था, बट अगर किसी को नहीं स्ट्राइक कर रहा हो, प्रोपेन टू ओन को एसीटोन बोलते हैं। इसमें कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप नहीं है, क्योंकि ऐसा हाइड्रोजन ही नहीं है जो ओ एन और एफ के साथ जुड़ा हुआ हो, हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव, स्कोप ही नहीं है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का। लेकिन पोलर है, इसमें एक पोलर बॉन्ड नजर आ रहा है। तो दो पोलर मॉलिक्यूल्स में कौन से फोर्सेस होते हैं?
अगर मैं डिक्रीजिंग ऑर्डर में लगाऊं, नंबर 1 फोर्स ये स्ट्रॉन्गेस्ट, और नंबर 2 शायद ये, वैसे तो थर्ड है बट अभी मेरे पास 2 ही है तो मैं 1 और 2 कर देती हूँ। लेट्स कीप थिंग्स क्वाइट सिंपल, क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड एरिया शुरू हो जाता है। ये दोनों फोर्सेस में मुझे पता है अलग अलग कंटेनर में ये फोर्स बहुत स्ट्रांग था, ये भी स्ट्रांग था बट बहुत स्ट्रांग नहीं था। जैसे ही मैंने दोनों को मिक्स किया, मिक्स करते ही क्या हुआ, अब इथेनॉल के सामने इथेनॉल नहीं है। अब इथेनॉल के सामने कौन आ गया? एसीटोन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग खत्म। तो बाद वाले फोर्सेस कमजोर हो गए। बाद वाले फोर्सेस जब कमजोर हो गए, डाइपोल डाइपोल आप ही ने बताया नंबर 2 है इसका, अगर ये नंबर 1 है तो ये नंबर 2 है। कमजोर हो गए फोर्सेस। पहले इथेनॉल उड़ नहीं पा रहा था क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने उसको रोक रखा था। अब इथेनॉल तो खुला छूट गया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने मेरे को रोक ही नहीं रखा, उड़ जाएगा और एक्सपेक्टेड से ज्यादा वेपर्स देगा। मैंने वेपर की कैलकुलेशन क्या कर रखी थी, चेक। सबसे बड़ी गड़बड़ राउल्ट्स की, तुम प्योर वाले का प्रेशर मल्टीप्लाई कर रहे हो मिक्सचर के मोल फ्रैक्शन से। मैंने लास्ट क्लास में बोला भी था, प्योर वाले कंटेनर जो किसी और जगह रखा है, मिक्स करने के बाद कुछ चेंज नहीं हो गया, आपने तो कंसीडर ही नहीं किया कि मिक्सचर के बाद कोई बदलाव हो जाता हो शायद। राउल्स फॉरगॉट टू कंसीडर कि आफ्टर मिक्सिंग कुछ और तो नहीं हो रहा। आफ्टर मिक्सिंग वो जो, अब मतलब प्योर प्रेशर भी सही दे रहे हैं, ग्राफ की स्टार्टिंग हमारी बिल्कुल सही है, आप देखो तो गड़बड़ राउल से यही हुई, ही फॉरगॉट टू मेंशन कि मिक्सिंग के बाद शायद कुछ चेंज हो गया हो। वो प्योर वाले प्रेशर से मिक्सचर वाले प्रेशर को रिलेट कर रहे हैं, दोनों कंटेनर जुड़े हुए ही नहीं है आपस में, तो दोनों अलग अलग टेबल पे रखे हैं। तो उस कंटेनर के प्रेशर को इस कंटेनर के मोल फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करके इस कंटेनर के अंदर का प्रेशर दे रहे हो। बदतमीजी तो है ना? देखा जाए तो साइंटिफिक टर्म में तो मैं इसे बदतमीजी कह सकती हूँ कि प्योर लिक्विड तुमने उधर रखा है, मिक्सचर में वही लिक्विड है, इसका प्रेशर निकालने के लिए उसको ही ले रहे हो। लॉजिक ही नहीं था। Why I should consider that प्योर वाला साइड में रखो, क्योंकि मिक्स होने के बाद तो वो प्योर नहीं रहा ना, उस कंटेनर का इस कंटेनर से कोई लेना देना नहीं। तो ये बहुत बड़ी बदतमीजी थी राउल्ट्स लॉ में, जिसकी वजह से डेविएशन मिली। डेविएशन मिलने के बाद आपसे अगली क्लास में पूछा जाएगा जो मैंने बता दिया, गड़बड़ क्या थी राउल्ट्स लॉ में, पता लग गया हमको, आपका फोकस था तो मैंने फायदा उठा लिया, वो भी बता दिया साथ में कि राउल्ट्स गड़बड़ क्या कर रहे थे। तो अब चलो गड़बड़ पता लग गई, उसकी वजह भी, यानी कॉज ऑफ डेविएशन अब पता लगेगा आपको। पहले वाले इंटरैक्शंस बाद वाले इंटरैक्शन से ज्यादा थे। अब डिफरेंट से काम नहीं चलेगा सर, पॉजिटिव डेविएशन है। अगर पहले वाले इंटरैक्शन स्ट्रॉन्ग थे, वेपर नीचे अटके हुए थे, बाद वाले इंटरैक्शन वीक थे, वेपर एकदम से शूट हुए, वेपर प्रेशर बढ़ा, तुम सीधी लाइन सोच रहे थे, आया ये। क्लियर? तो अगर तुमको ये फोर्सेस नहीं आते, तुम डेविएशन नहीं कर सकते। इस फोर्स की, जब भी मैंने आपको वैंडरवाल फोर्स कराया, मैंने आपको कहा था आगे बहुत आएगा इस चैप्टर में, मैं बार बार लूंगी ताकि आपको ये याद हो जाए। पहला केस, जहां तक मुझे लगता है, आरव आपके पास है एनसीईआरटी? अच्छा यार, एनसीईआरटी तो वैसे लानी चाहिए लॉजिकली ना, ले आओ अगली क्लास से, मुझे कुछ चीजों में रटाने में तुम्हें हेल्प चाहिए, पकड़ो। और पॉजिटिव डेविएशन नेगेटिव डेविएशन में तुम देखोगे अपने लिए कौन कौन से एग्जाम्पल एनसीईआरटी में, तुम्हें वो याद करने हैं। बाकी सारी क्लास के लिए तो 10-10 एग्जाम्पल लिखने हैं। हर जेई नीट के पेपर में हर साल पॉजिटिव नेगेटिव डेविएशन पे टिपिकल क्वेश्चन आ रहे हैं, क्योंकि उनको पता है काफी बच्चे होते हैं जो पूछते हैं हमें याद करना है ये। उन बच्चों के लिए वो सवाल हर बार मिल रहा है, तुम हर शिफ्ट में देख लो, मतलब हर साल में देख लो, तो वो मैं बताऊं उससे पहले ये 2 एग्जाम्पल आ रहा, तुम कंफर्म करना पॉजिटिव डेविएशन के कितने एग्जाम्पल दे रखे हैं एनसीईआरटी में, तुम्हें सिर्फ वो करने। ये दोनों मेरे हिसाब से एनसीईआरटी के हैं, चेक। एक और देख लो फिर लिखना इकट्ठे। कार्बन डाइसल्फाइड, रिमेंबर कार्बन डाइऑक्साइड को मैंने नॉन पोलर बोला था, दोनों डाइपोल्स कैंसिल ईच अदर। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड के बजाय कार्बन डाइसल्फाइड, ये भी नॉन पोलर है। नॉन पोलर में तो निहायत वीक फोर्सेस हैं, लंदन फोर्सेस। एसीटोन में कौन से हैं? डाइपोल। इन दोनों में नंबर 1 ये, और ये सबसे पीछे। तो पहले मिक्सिंग से पहले एसीटोन में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था भाई, और मिक्सिंग के बाद इसका डाइपोल डाइपोल का भी नाश पीट दिया हमने। क्यों? अब एसीटोन के सामने एसीटोन तो आ ही नहीं रहा, बीच में एक लंदन फोर्स वाला आ गया, तो जो डाइपोल डाइपोल अच्छे खासे लग रहे थे
वो डायपोल डायपोल भी कमजोर हो गए, क्योंकि अब एक पोलर और नॉन पोलर के बीच और कमजोर फोर्स आ जाएगा। एक ही पोलर है, दूसरा तो नॉन पोलर है, तो बाद में फिर वीक फोर्सेस हो गए। इन फोर्सेस का नाम डायपोल इंड्यूस डायपोल, क्योंकि एक डायपोल था, उसके चक्कर में दूसरे को थोड़ी देर के लिए डायपोल इंड्यूस करना पड़ा। अब लिखिए, 3 एग्जाम्पल इस स्लाइड पे नजर आ रहे होंगे आपको, ये 3 लिखिए, समझ के कि डेविएशन का कॉज क्या था। ये मैं पॉजिटिव डेविएशन का कॉज दे रही हूं, तीनों एग्जाम्पल्स। अब आप याद करें या सोचें, फायदा किसमें है, रीजन पता हो उसमें। यस, याद करना पड़ता है, याद करें कि तो कोई मुकाबला ही नहीं है कि आपको बार बार जब क्वेश्चन फेस करेंगे, डीपीपी देखेंगे, सब कुछ करेंगे, तो कुछ हद तक आपको याद हो भी जाएंगे, बाकी कसर हम पूरी कर देंगे। सो ये आपके पास 3 केसेस थे, जिनमें भी पहले स्ट्रांग बाद में वीक। एक ही बात याद कर लो, जिनमें भी पहले स्ट्रांग बाद में वीक, उड़ जाएंगे सारे वेपर्स, उड़ जाएंगे, वेपर प्रेशर बड़ा होगा, वेपर प्रेशर बड़ा होगा तो पक्का वो केस कौन सा होगा, पॉजिटिव डेविएशन का। वाटर जैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी में नहीं होती। गुड क्वेश्चन, ये मेरी अगली स्लाइड पे है। वाटर जैसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वाटर में स्ट्रॉन्गेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, नो स्टेरिक हिंड्रेंस, छोटे छोटे एच। अभी मेरे को पूरा करने दो। और अगर वाटर के सामने आ गया इथेनॉल हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, इथेनॉल का मतलब क्या है? अब मेरे को सॉरी, C2H5 यहां तो लिखने का लॉजिक ही नहीं। दिस इज सच अ बिग ग्रुप, इट विल हिंडर ऑब्स्ट्रक्ट द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वीक कर देगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग में। बाद में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वाटर और इसमें कहां गया कोई ऑप्शन, वाटर और इथेनॉल, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इसमें भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, बाद में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। किसको वीक कहें? अब तीनों सिचुएशन में अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है तो अब आपको उसकी डिटेल में जाना होगा कि अकेले वाटर की हाइड्रोजन बॉन्डिंग वन ऑफ द बेस्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्योंकि इसमें दोनों एच छोटे, कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं, कोई उसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं। अब सॉल्यूशन बनने के बाद वाटर के सामने कौन आ गया, इथेनॉल। इथेनॉल में एक बल्की ग्रुप है C2H5, वो बल्की ग्रुप इस बॉन्ड को थोड़ा सा वीक कर देगा। बाद वाली हाइड्रोजन बॉन्डिंग वीक है, लिख लीजिए, ये फंसेंगे आप, यही प्रॉब्लमेटिक एरिया है जो अभी इसने पूछा। प्रॉब्लमेटिक एरिया यही है कि मेरे से रीजन पूछ लिया तो मैं क्या करूंगी असर्शन रीजन में, दिस रीजन आई शुड नो कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में भी अगर साइज बढ़ता जाएगा एक साइड के मॉलिक्यूल का या सब्स्टिट्यूएंट का, वो ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है। नोटेड। अब एक आधा स्पेशल केस लेके काम खत्म करते हैं। नेगेटिव डेविएशन का तो ये सब आप लोग बना चुके थे, मैं आपसे खुद ही बनवा चुकी थी। नेगेटिव डेविएशन का ये केस आई थिंक ये एनसीईआरटी में दे रखा है और ये सबको सुनना पड़ेगा, बहुत बहुत अच्छा केस है, रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। और एनसीईआरटी ने बड़े प्यार से इस चैप्टर में एक छोटी सी लाइन में लिख दिया। और हम 11th से पढ़ते आ रहे हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में कौन पार्टिसिपेट करता है? एक मॉलिक्यूल में H होना चाहिए, दूसरे मॉलिक्यूल में फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। फंस गए यहीं पे। हम 11th क्लास में आपको ये बोल ही नहीं पाते क्लोरीन भी होगा, हमें वेट करना पड़ता है यहां तक आप पहुंचो उसका, क्योंकि अगर मैंने बोल दिया क्लोरीन होगा उस वक्त, तो आप तो HCl में भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराओगे, आप हर उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग कराते फिरोगे जिसमें क्लोरीन है। तो हमें बोलने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है कि 11th वालों को दे नहीं सकते, तब कोई हमें ये कह भी सकता है हमें आता नहीं, हम बड़े इजीली मान लेते हैं हमें वाकई में नहीं आता। तो हम यहां पहुंच के मानना शुरू करेंगे। क्या? देखिए, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। अब हम कौन सी डेविएशन पे शिफ्ट हो गए? नेगेटिव, जिसमें वेपर प्रेशर गिर गया। क्यों गिर गया? बाद में पक्का फोर्सेस स्ट्रांग हो गए। बाद के फोर्सेस स्ट्रांग क्यों हो गए? चेक। पहले एसीटोन, नोट करने की जल्दी में मत रहना यार, कॉन्सेप्ट समझ लो। पहले एसीटोन के 2 मॉलिक्यूल्स में कौन सा, अब तो सबको याद हो गया होगा, एसीटोन के बीच में कौन सा होता है? डायपोल, डायपोल, प्योर एसीटोन। दूसरी साइड मैंने रखा प्योर क्लोरोफॉर्म, CHCl3, डायपोल डायपोल। बहुत ही वीकली पोलर होते हैं तीनों का, नेट सम बहुत कम रह जाता है क्योंकि थीटा बहुत बड़ा है, बट फिर भी डायपोल डायपोल तो है, दोनों ही डायपोल डायपोल है। मेरे को भी क्या ही सोचना इनका कंपैरिजन, दोनों अलग अलग बर्तन में है, डायपोल डायपोल है। इनका जो वेपर प्रेशर था जैसे ही मैंने मिक्स किया, मिक्स करते काफी डिफरेंट हो गई कहानी। और वो क्या डिफरेंट हो गई? चेक। ये 3 क्लोरीन है, क्लोरीन बहुत ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑर्गेनिक में शिफ्ट हो जाऊं मैं क्योंकि कार्बन है, इंडक्टिव इफेक्ट। 3 क्लोरीन, और किसी को बिल्कुल ऑर्गेनिक नहीं आती तो वो उसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिव होना ही ठीक है।
कि क्लोरीन इतना इलेक्ट्रोनेगेटिव है कि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे हुए है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव, इस पे पार्शियल नेगेटिव। उसके से इस कार्बन पे क्या चार्ज आ गया, काफी हाई पॉजिटिव। तो और उधर उसके पड़ोस में कौन है, हाइड्रोजन, जिसका तो काम ही है आई एम हैप्पी टू लीव एज एच पॉजिटिव, तो मेरा ले लो पूरा शेयर्ड पेयर। उसके चक्कर में इसके पॉजिटिव चार्ज को किसने बियर कर लिया, इसने। जब भी हम आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग के केसेस बताते हैं, बड़े प्यार से बोलते हैं ये H तो पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा क्योंकि C के साथ जुड़ा हुआ है। C कब से H को पॉजिटिव बनाने वाला है, इनमें तो नेग्लिजिबल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। लेकिन हुआ क्या, ये वाला C क्योंकि खुद हाईली पॉजिटिव था और H का नेचर होता है पॉजिटिव होने का, तो इसकी पॉजिटिव नेचर को सारा इस H के ऊपर लेना पड़ गया। ये वाला H कार्बन से जुड़ा होने के बावजूद भी क्या बन गया, एक्सट्रीमली पॉजिटिव। हाईली पॉजिटिव होने की वजह से ये तो नई किस्म की बॉन्डिंग आ गई, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो जो ब्लू डॉट मैंने लगा रखे हैं वो किस बात के लगा रखे हैं, वो लगा रखे हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग के। पहले हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप नहीं था, बाद में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप आ गया। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से मजबूत क्या है, रोक लिया दोनों को नीचे, दोनों ही रुक गए नीचे, दोनों नीचे रुक गए तो वेपर प्रेशर डिप, वेपर प्रेशर डिप तो ग्राफ आया नीचे, डेविएशन हुई नेगेटिव। तो ये आप कितनी किताबें खोल लीजिए इसका एक्सप्लेनेशन मुश्किल से मिलता है। एनसीईआरटी ने एक लाइन लिख रखी है एग्जैक्टली वही जो मैंने बोला, आफ्टर मिक्सिंग दे विल फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड। हर साल बच्चे आ जाते हैं, इसमें लिखा है कि क्लोरोफॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। क्लोरोफॉर्म कब से बनाता है हाइड्रोजन बॉन्ड, बनाता है अंडर स्पेशल सिचुएशन बनाता है, सामने कुछ उसको ऐसा मिला तो उसकी उम्मीद में हाइड्रोजन पॉजिटिव हुआ और हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुई। इसे इत्मीनान से नोट करिए। फिर अगला केस, एक केस और, देन आई विल क्लोज द क्लास। इसके बेसिस पर नीचे वाला केस भी देखिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है, कुछ गड़बड़ है उसके अंदर, वो मतलब बताऊंगी मैं जब आप नोट कर लेंगे। तो एक फ्लो में नोट करिए पूरा, क्या चीज, चलो पॉइंट पकड़ो, क्या चीज समझ नहीं आई। नहीं नहीं, जोड़ना शुरू करते हैं डॉट्स को, बाकी लोग नोट कर रहे हैं। इनके प्रेशर, इनका फोर्स क्या है, यहां तक समझ आ गया। इसका फोर्स क्या है, ये फोर्सेस हैं, समझ आ गए। मिक्सिंग के बाद क्या हुआ, थोड़ा सा हेल्प करो, शुरू करो। व्हाट हैपेंड हियर, इन 3 Cl ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन्स अट्रैक्ट किए, नेगेटिव चार्ज अपने पे लिया। इस कार्बन का क्या हाल किया, पॉजिटिव। उसकी वजह से इस हाइड्रोजन का क्या हाल हुआ, पॉजिटिव। कार्बन पे चार्ज आया तो अपने पड़ोसी से कॉम्पनसेट करेगा। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग की शर्त क्या होती है, किसी एक मॉलिक्यूल में हाईली पॉजिटिव हाइड्रोजन हो और सामने वाले में ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फ्लोरीन हो। आ गया हाईली पॉजिटिव हाइड्रोजन, सामने कौन मिल गया, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन बॉन्ड बन गया। बनाओ, ये वाला सामने ऑक्सीजन था, डाइपोल से तो ऊपर है ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाईली पोलर से भी वेरी हाईली पोलर को ही तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की कैटेगरी अलग बना दी। क्लियर, अब क्लियर। युवराज है क्लास में या निकल लिया है, दिख क्यों नहीं रहा मुझे। नीचे वाले केस को अपने आप अगर समझ सको विल बी गुड फॉर मी। बताऊंगी मैं, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं बताऊंगी, पर अपना दिमाग लगाओ, कुछ को तो क्लिक कर जाएगा। कुर्बानी बताना पढ़ के समझ आ रहा है, भव्या पढ़ के समझ आ रहा है, स्नेहा U2 सेकंड केस। कोई भी चीज लिखी है उसे अंडरस्टूड मत लेना, विदित गर्वित बताना। हाइड्रोजन बॉन्डिंग की स्ट्रेंथ इस बात से डिसाइड होती है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है वो कौन सी है। फ्लोरीन सबसे ज्यादा, ऑक्सीजन उसके बाद, नाइट्रोजन उससे पीछे, ऑफ कोर्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऑर्डर से। मैं वाटर नहीं बोल रही, मैं ऑक्सीजन बोल रही हूं।
फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, जितने कम इलेक्ट्रोनेगेटिव उतना पुअर हाइड्रोजन बॉन्ड। उस हिसाब से अब जरा अंडरस्टैंड करिए और मुझे बताइए कि मेरे बताने की जरूरत है। अगर आप एनिलिन और फिनोल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को कंपेयर करें, एक में स्ट्रांग है, एक में वीक है, और बाद वाली को देखें तो स्ट्रांग। एनिलिन की वीक भी वहां जाके क्या बन गई? स्ट्रांग। स्ट्रांग फोर्स, तो अपने आप वेपर प्रेशर एक्सपेक्टेड से लो हो गया। ये नेगेटिव डेविएशन की लिस्ट नोट करें और क्लास खत्म करें, लेकिन उससे पहले ये और भी एक्स्ट्रा स्पेशल केस है बच्चों, ये और भी एक्स्ट्रा स्पेशल केस है, और इसको रिपीट मत कराना, एक टेक में सुनना। क्लोरोफॉर्म, अब क्लोरोफॉर्म याद है सबको? 3 Cl की वजह से ये C बहुत पॉजिटिव हुआ, जिसके चक्कर में इस H को एक्सट्रीमली पॉजिटिव होना पड़ा। ये H इतना ज्यादा पॉजिटिव हो गया, इसने किसी ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन का वेट नहीं किया। इसने बेंजीन के 6 इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड, देखने में तो ओई लग रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन के क्लाउड के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बना लिया। ये केस जब तक आपको बताया ना जाए, आप को याद ना कराया जाए, आप बच्चों से एक्सपेक्टेड नहीं है, टीचर्स से भी एक्सपेक्टेड नहीं है, अगर पहले से ना पता हो। हम नहीं निकाल सकते ईमानदारी से, ये फैक्ट्स हैं जिसको हम बस किसी तरह से आप तक कम्युनिकेट कर रहे हैं। हमें भी किसी ने बताया है, तो आपको भी हम बता रहे, आपको याद करना है। ये नोट करिए। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज क्लास।